अ, सभी साथियों को नमस्कार। अ, आज दलित हिस्ट्री मंथ जो सृजन साहित्य संवाद द्वारा आयोजित 3 दिन का जो प्रोग्राम चल रहा है उसका आज दूसरा दिन है। और हम आज जैसे कि कल हमने हमारे जो मिशनरी सिपाही हैं, हम जिन्हें कहते हैं बाबा साहब के सिपाही भूशरण हंस जी पर हमने एक स्मृति कार्यक्रम रखा था और उसमें बहुत तरह से लोग जुड़े और मुझे खुशी है कि लोगों ने उस प्रोग्राम को सराहा भी और हम उनके व्यक्तित्व के, उनके काम के विभिन्न पहलुओं पर हम जो है वो चर्चा कर सके। इसी कड़ी में आज हमने दलित साहित्य पर बात रखी और आज हम उपन्यास पर बात करेंगे। हमने 4 उपन्यासों को चुना, जिसमें कि पहला उपन्यास हमारा जो है वो कैलाश वानखेड़े जी का है, उजला अंधेरा। दूसरा हमारा वासुदेव सुलानी जी, जो हमारे उड़ीसा के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनका है जलती हुई बस्ती। और यही हमारे दिल्ली के युवा साहित्यकार हैं टेकचंद जी, उनका हमने उपन्यास रखा जो कि भीमा कोरेगांव के 500 महारों की जो शहादत पर है, शौर्य गाथा पर है। और एक हमारा उपन्यास रतन कुमार सामरिया जी, हमारे प्रख्यात साहित्यकार, उनकी जो नया अभी उपन्यास आया है नटनी, उस पर बात रखेंगे। हमारे पास 4 उपन्यास है और हमने 4 उपन्यासों में 4 साहित्यकारों को लाए हैं। हमारे बीच में रजनी दिसोदिया है, जो कि खुद एक आलोचक हैं, कहानीकार हैं और बहुत ही प्रखर तरीके से चीज़ों को लिखती है। हमारे साथ डॉक्टर नीलम है, जो कि एक्टिविस्ट भी है, राइटर भी हैं, बहुत अच्छी मतलब कवित्री हैं और हर मोर्चे पे वो जुझारू लड़ने को तैयार रहती हैं। फिर हमारे बीच में वेद प्रकाश है, जो समय संज्ञान पत्रिका के संपादक है और आलोचक हैं और कविताएं भी लिखते हैं। और आज हमारा मंच जो है वो जिन उपन्यासकारों पे बात करने जा रहा है, जितने बड़े उपन्यासकार हैं उतने ही बड़े आज बोलने वाले भी इस उपन्यास पर जुड़े हुए हैं। तो साथियों, मैं सृजन साहित्य संवाद की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज जो है शायद इस तरह का ये पहला प्रोग्राम हो रहा है ऑनलाइन, जिसमें कि 4 उपन्यासों पर आज बातचीत होगी। ये सभी उपन्यास महत्वपूर्ण उपन्यास है और लगभग एक उपन्यास को छोड़ दे तो लगभग इसी साल ये सारे उपन्यास आए हैं, बुक फेयर में आए थे और हम आज इन पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस उपन्यास चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर नीलम से करना चाहूँगी कि डॉक्टर नीलम आए और वो नटने उपन्यास पर अपनी बातचीत रखें। नीलम जी का स्वागत है और हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो रतन कुमार सामरिया जी के उपन्यास पर अपनी बात रखें। नीलम जी। आप सभी को मेरा जय भीम। सबसे पहले तो मैं सृजन साहित्य को यहाँ पर अभिनंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से और बहुत ही बेबाक तरीके से ये 3 दिवसीय जो राष्ट्रीय संगोष्ठी ऑनलाइन रखी है वो अपने आप में काबिले तारीफ है और एक नई दशा और दिशा जो है वो समाज को देने की पहल कर रहा है। और आज के इस समय में जहाँ पर लोग बोल नहीं रहे हैं, जहाँ पर मार दिए जा रहे हैं, जहाँ पर उनकी आवाज़ छीन ली जा रही है, दबा दी जा रही है, वहाँ पर बेबाक तरीके से दलित साहित्य रचनाकारों को प्रस्तुत करना ये बहुत ही जोखिम भरा भी है और बहुत ही सार्थक कदम भी है। इसके लिए मैं अनीता भारती जी का धन्यवाद भी करती हूँ, सृजन साहित्य का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं नटनी उपन्यास पर जो है अपनी बात रखूं। नटनी उपन्यास रतन कुमार संभारिया जी का उपन्यास है। मैं आपको इसका दिखा भी देती हूँ कि ये नटनी उपन्यास है और इस उपन्यास की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने आप में चहुँ दिशाओं में विभिन्न प्रकार की विचारधारा को लेकर चलता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भाषा है, राजनीति है, भ्रष्टाखोरी, रिश्वतखोरी, जाति व्यवस्था, लिंग भेद, शिक्षा, अंबेडकर का विचार, अंतरजातीय विवाह, इन सब पर लेखक ने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है।
सबसे बड़ी बात ये है कि जो आरोप लगते रहे हैं कि दलित साहित्य में उपन्यास लिखे ही नहीं जाते हैं, सिर्फ आत्मकथाओं का अपना दौर चलता है या कविताएं। लेकिन ये जो एक सिलसिला सृजन साहित्य ने शुरू किया है और बताया है कि ऐसा नहीं है, दलित साहित्य में आपको उपन्यास भी उतने ही उम्दा और अधिक मात्रा में मिलेंगे जैसा कि दूसरे साहित्य में लिखा जा रहा है। यहाँ पर एक बात शुरू करने से पहले मैं जरूर रखना चाहूंगी कि जैसे ही हम इस उपन्यास के शीर्षक को पढ़ते हैं, शीर्षक है नटनी। अब नटनी शब्द आते ही हमारे यथा कथित जो पूरे समाज में, जो परिवेश में एक बात जो चलती है कि कोई लड़ता है, कुछ करता है तो उसको बोलते हैं कि नटनी हो गए हो क्या, मतलब खुलेआम बोलना, स्वतंत्र होकर बोलना। तो उस सारी चीजों को भी यहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं कि नटनी मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं होना, और यहाँ तक कि आप तमाशा दिखाना, यही इनका काम है, जबकि ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। तो इन सारी भ्रांतियों को यहाँ पर लेखक ने बखूबी तोड़ा है और ये दिखाया है कि बाबा साहब का जो मिशन है, जो शिक्षा है, और खास तौर से जो स्त्रियों को लेकर उनकी जो पहल है, और अभी आप सब लोगों ने आरक्षण की बात सुनी ही है, चल ही रहा है वो माहौल। तो उस माहौल में भी अगर हम ये देखें तो ये उपन्यास अपने आप में बहुत ही उम्दा उपन्यास है, जहां पर हम ये देखते हैं कि दलित साहित्य में ऐसे विमर्शों को जोड़ा है जो हमेशा अछूता रहा है, उनको छुआ ही नहीं गया है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने अति दलित जातियों के माध्यम से उन्होंने हमारे समाज में जो अति दलित जातियां हैं उसको यहाँ पर उन्होंने रखने का प्रयास किया है, जिनका विकास आज तक नहीं हो पाया है। आज भी वो शिक्षा के मामले में अगर आप देखेंगे तो काफी दूर हैं, उनको बहुत संजीदगी तौर पर जो है नहीं उठाने का प्रयास किया गया है, लेकिन यहाँ पर लेखक ने उसको बहुत ही संजीदगी रूप से जो है उठाया है। ये उपन्यास अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये 2025 का उपन्यास है और जो सेतु प्रकाशन से जो है ये प्रकाशित हुआ है, और कलीपुर गांव को इसका जो है जो राजस्थान में है कलीपुर गांव, उसको इसका बिंदु बनाया गया है। और इस बात को करने से पहले सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि उपन्यास में जितने भी पात्र हैं वो अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप किसी भी पात्र को आप जोड़ और घटा नहीं सकती हैं। आप ये नहीं कह सकती हैं कि नहीं ये पात्र जो है महत्वपूर्ण नहीं है, वो बोलते हुए हैं, बोल रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, और ऐसे लगता है कि चारों तरफ एक जो है चित्र जो है चल रहा है और आप देख रहे हैं और अपने आप में उसका आप रसास्वादन ले रहे हैं। जैसे इसमें जिगरा सिंह है, उनकी पत्नी शीला देवी हैं, मीना देवी हैं, उनके पति जो है मीना देवी के वो शोभा लाल जी हैं, यहाँ तक कि सबल सिंह है, रीता, रज्जो, शमशेर, धनराज, बली, लाजो देवी जो इनकी बेटी भी है, समर है, फूल कुमारी है, और जो फूल कुमारी है वो भंगी समाज से आती हैं, प्रभुलाल हैं, भरत लाल हैं जो रज्जो के पिता हैं, दादा सुपा हैं, रूपा है, भालचंद बलई हैं, बीडीओ सीए बाबा, एसएचओ, और यहाँ तक कि जो सीडीओ है उसकी भी बात जो है यहाँ पर लेखक जो है वो करता है। और एक बात मैं यहाँ पर 2-3 बिंदुओं को जरूर उठाना चाहूंगी कि जो इस तरह के जितने भी पात्र हैं उपन्यास में और जो बुना गया है वो अपने आप में बेमिसाल हैं और दलित साहित्य को एक नया आयाम जो है वो देते हैं और नए आयाम तक वो लेकर जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि दलित साहित्य की अपनी कोई भाषा नहीं है, कोई बिंब नहीं है, कोई प्रतीक नहीं है, और ये कह के उसको बार बार खारिज किया जाता है और बार बार एक कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन जब हम इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो इन सारे तथाकथित आरोपों को जो है ये उपन्यास जो है वो दरकिनार करता है
और पढ़ते पढ़ते जो आलोचना है, आपको लगेगा कि पूरे समाज की आलोचना कैसे लेखक कर रहा है। और उसकी जो भाषा है, आलोचना की भाषा है, वो अपने आप में जो है बहुत उम्दा है। मैं यहाँ पर एक उद्धरण पेश करूंगी और आपको खुद लग जाएगा इसको पढ़कर कि वाकई में दलित साहित्य की जो भाषा है वो अपने आप में सर्वोपरि है। और ऐसी भाषा का प्रयोग जो है वो शायद मुख्य धारा के साहित्य में भी आपको नहीं मिलेगी। जैसे कहते हैं, हवेली बनाम जिगर सिंह। जिगर सिंह करमदत्त का पुत्र, करमदत्त सरदार सिंह का पुत्र, सरदार सिंह यानी अंग्रेजी राज का मुखबिर। जिगर सिंह कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की भांति घुटता घटता, आशंकाओं से घिरा, चिंताओं में डूबा, आकाश की ओर देखता, पृथ्वी की ओर निखरता, हवेली के लंबे चौड़े गेट पर कुर्सी डाले बैठे जिगर सिंह ने लंबी सांस खींच सांस छोड़ी। ख्वाबों में भरी सांस सरपंची, कितना मान, कितना गुमान, कितना अहंकार, कितना दंभ, कितना दर्प, शोहरत की धारा, धन की गंगा, प्राणवायु, इसके भीतर अजीब तरह का चक्रवात उठने लगा था। चक्रवात के चरण और शिखर के बीच कहीं वह फंसा था। अब आप देखिए कि किस तरह से जो लेखक है वो भाषा के माध्यम से चक्रवात की वो बात कर रहा है। अपने आप में ये जो भाषा है वो कई बिंदुओं को खोलती भी है, कई बिंदुओं को लाती भी है और आलोचना के कई पहलुओं को जो है वो उजागर करती है। इसमें जो हम बात करेंगे, जब हम बिंब की बात करेंगे, जब हम भाषा की बात करेंगे, तो आप ये देखिए कि भाषा अपने आप में बेमिसाल है और राजस्थान के आम बोलचाल की भाषा का आप यहाँ पर सुंदर, जो मैंने आप पढ़ा उसका जो है सुंदर वर्णन जो है आपको यहाँ लेखक के द्वारा मिलेगा। और वह अपने आप में उम्दा भी है और एक एक पार्ट को यहाँ पर, एक एक बिंदु को यहाँ पर दिखाने का जो है प्रयास लेखक ने किया है। अगर हम यहाँ पर घंटों बोलें, 10 मिनट 15 मिनट तो बहुत कम बात है, लेकिन अगर आप जब नटनी की बात करेंगे तो जब आप घंटों बोलेंगे तो वहां वो घंटा भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि शुरू में ही मैंने बताया कि उसमें राजनीति भी है, उसमें स्त्री चेतना भी है, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है इस उपन्यास की कि जो सरपंच, जो चुनाव होता है सरपंचों का गांव में, उसकी पोल पट्टी यहाँ पर कवि उपन्यासकार खोलता है। और आप लोगों ने, सभी लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब सरपंच का चुनाव कोई महिला लड़ती है तो उसका सिर्फ चेहरा सरपंच का होता है, वो वहां कहीं नहीं होती है। उसके नाम पर उसके पिता, उसके पति, उसके भाई जो है वो चुनाव लड़ते हैं। और सारा कहते हैं ना कि जो पूरा एक वो लेते हैं, फैसला जो लेते हैं वो पुरुष लेते हैं, स्त्री कहीं नहीं लेती है। वो पोल पट्टी आपको नटनी में सरपंच के माध्यम से, जिगर सिंह के माध्यम से और जिगर सिंह की जो बहू है रज्जो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। आज भी जब इस उपन्यास को मैं पढ़ रही थी तो मुझे अचानक अपने गांव की भी बात याद आ गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस उपन्यास की बात जब लेखक कर रहा है तो वो सिर्फ राजस्थान की बात है। ऐसे लग रहा था कि वो संपूर्ण भारत की वो बात कर रहा है, संपूर्ण लोगों की बात कर रहा है। और अचानक मुझे याद आया कि मैंने एक पोस्टर देखा जिस समय उत्तर प्रदेश में जब चुनाव सरपंच का लड़ा जा रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था समथिंग, स्त्री का नाम, उनकी पत्नी का नाम दे दिया और पति का नाम दे दिया। जब आप उसको पोस्टर को पढ़ेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस पद पर पति लड़ रहा है या पत्नी लड़ रही है। और आज भी इस अत्याधुनिक दौर में जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, जब हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, तब आप देखिए कि आज भी हमारे जो देश की स्थिति है वो कैसे
पितृसत्ता में लिपटी हुई है और अपने आप को इससे कहीं मुक्त ही नहीं करती है। नटनी उस दिशा की तरफ आपको दोबारा से सोचने के लिए मजबूर करता है और राजनीति के उन विभिन्न पहलुओं को आपके सामने, उन प्रपंचों को आपके सामने प्रस्तुत कर देगा कि आपको लगेगा कि आप स्वयं जो है उसके भुक्तभोगी हैं, या आप नहीं है तो आपका परिवार, आपका समाज कहीं ना कहीं से उस चीज को जो है वो उससे जो है चहलकदमी कर रहा है या उसका वो शिकार हो रहा है। तो और राजनीति को इतनी बारीकी से जिगर सिंह के माध्यम से दिया है कि जो जाति का जो दंश है वो आज भी वर्ण व्यवस्थाधारी लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो इतना दंश है उनके अंदर कि वो चाहते हैं कि हम जिस सत्ता पर बैठे हैं, काबिज हैं, वो सत्ता उनसे छूटे ही ना, पकड़ कर बैठते हैं उसको। और उनके हाथ से जब वो सत्ता जाती है तो वो कितना तिलमिलाते हैं उसको। ये नटनी उपन्यास जो है वो उम्दा तरीके से व्यक्त करता है। कहानी सिर्फ एक सरपंच के पद को लेकर है, लेकिन उस सरपंच के पद को जो विस्तार दिया गया है वो विस्तार ही अपने आप में महत्वपूर्ण है और अन्य उपन्यासों से वो नटनी उपन्यास को इसीलिए अलग हटकर रखता है, क्योंकि एक एक आपको लगेगा कि ये पार्ट ना हमारा छूट जाए, हमारा कहीं ये पार्ट ना छूट जाए। और जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें आप रमते चले जाते हैं, इतना रम जाते हैं कि कहानी कैसे खत्म हो, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये सारी रोचकता जो है आपको इस उपन्यास में देखने को मिली। रोचकता बनी रहती है अंतिम समय तक। और जो आवाजाही है अतीत से वर्तमान और वर्तमान से अतीत, क्योंकि जब हम साहित्य की बात करते हैं, जब हम आलोचनात्मक दृष्टि से इसको देखते हैं, तो अक्सर यही होता है कि जब हम अतीत से वर्तमान और वर्तमान से अतीत की तरफ जाएं तो कहानी की धार जो है वो कहीं कटने ना पाए, पाठक को लगे ही ना कि उसका प्रवेश कब अतीत में हो रहा है और उसका प्रवेश कब जो है वो वर्तमान में हो रहा है। तो ये कहानी की खासियत है, उपन्यास की अपनी ये खासियत है कि कहीं पर भी वो पात्रों के माध्यम से टूटने नहीं देते हैं और पाठक और जो उपन्यासकार है उसके बीच में पूरा का पूरा साधारणीकरण होता है और आप उसको जीने लगते हैं, इतना जीने लगते हैं कि आपको अपने चारों तरफ ये नजर आने लगता है कि ये तो हमारे ही समाज का, हमारे ही आसपास की राजनीति की बात जो है लेखक कर रहा है। ये सिर्फ एक कलीपुर गांव की कहानी ना होकर ये संपूर्ण भारत की कहानी हमें लगती है। जो विशेषता मैंने बताई है, सबसे पहले मैं इसमें जातीय बिंदु की तरफ आऊंगी कि राजनीति से कैसे जो है जातीय बिंदु की तरफ लेखक जाता है। और इसी राजनीति में वो बार बार कहता है कि चमार मरता है, शहीद नहीं होता। अब ये देखिए कि जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, जो सोच है, वो कैसे जिगर सिंह के माध्यम से लेखक ने दिखाया है कि चमार मरता है लेकिन शहीद नहीं होता है। अगर अपर जाति का कोई सेना में शहीद होता है तो उसको शहीद की संज्ञा दी जाती है, लेकिन अगर वही कोई दलित मरता है तो ये जो जाति व्यवस्था का जो कोड है वो उसको शहीद मानने के लिए तैयार नहीं होता है।
और ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है, पूरा उपन्यास का जो ताना बाना बुना है, वो चमार जाति का नायक है, जो मर चुका, शहीद हो चुका है सेना में, और उनके जो लोग हैं, उनकी जो पत्नी है, वो वहां पर जो उनकी मूर्ति बनवाना चाहती हैं, और जिगर सिंह उस मूर्ति को बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। बार बार वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वहां एक मूर्ति बनाई जाए, और जिगर सिंह चूंकि वो उच्च जाति का है, वो कहता है कि नहीं, चमार जो है वो मरता है, वो शहीद नहीं होता है। और ये लंबी प्रक्रिया जो है पूरे चलती है, और जैसे दिखाया गया है कि बिल्कुल कुर्सी लगाकर जिगर सिंह बैठता है और उसके आसपास लोग नीचे बैठते हैं। तो ये कोई कल्पना नहीं है। अगर आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे या कोई ये कह दे कि नहीं लेखक ने कि तो ये काल्पनिक सोच है, ये कोई काल्पनिक सोच नहीं है। लेखक ने इसको यथार्थ के धरातल पर कसा है। आज भी हम दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर चले जाएं, सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि आज भी दलितों के साथ क्या स्थिति है। अगर आज वो घोड़ी पर चढ़ता है तब भी उसको उतार के मार दिया जाता है। अगर वो बातें करता है, संविधान की बातें करता है, तब भी उसको मार दिया जाता है। उसको अगर वो उच्च जाति की स्त्री के साथ विवाह करता है तो वहां पर उसको मार दिया जाता है कि ये कैसे जो है शादी कर सकता है। तो वो जो मानसिकता बनी हुई है, वो मानसिकता हमें इस उपन्यास में लज्जू के माध्यम से भी देखने को मिलता है कि जो रीता देवी है, जो रज्जो है, जो इसकी मुख्य पात्र है, जो एक नटनी है, और वो जिगर सिंह के बेटे से विवाह कर लेती है। जिगर सिंह चूंकि उच्च जाति का है, और रज्जो यानी रीता सिंह जो नटनी जाति से है, अनपढ़ है, उसका जब प्रेम विवाह होता है तो जिगर सिंह उसको कैसे मारने के लिए बंदूक उठाकर दौड़ता है, और अपनी जान बचाने के लिए उनका बेटा और रज्जो जो है वो शहर की तरफ चले जाते हैं। और इसमें शीला देवी जो है वो इनकी पत्नी है जिगर सिंह की, उनका भी एक सशक्त चेहरा जो है दिखाया गया है। और वहां पर वो अपने बेटे को और अपनी बहू को किसी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, और बार बार कहते हैं कि नटनी ने तो वो जादू कर दिया है और उसको फंसा लिया है। अगर वो शायद दलित जाति से ना होती तो जिगर सिंह को कोई भी परेशानी नहीं थी। और बार बार ऐसे गाली गलौज के शब्द आपको इसमें आएंगे जो जिगर सिंह के माध्यम से दिया जाता है, और जो मारा जाता है, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर इस उपन्यास में देखने को मिलेगी। सामंतवादी जो सोच है और जो व्यवस्था है वो कैसे जड़ जमाई हुई है और अपने आप को उससे अलग नहीं कर पा रही है। हम कहते हैं ना कि भाई अब तो सामंतवादी व्यवस्था नहीं है, लेकिन अभी भी आप गांव में चले जाइए, सामंतवादी व्यवस्था हमें चारों तरफ चौह दिशाओं में देखने को मिलेगी। दलितों का टोला अलग है और ब्राह्मणों का अलग है, यादवों का अलग है। ये सारी चीजें बिखरी पड़ी है हमारे समाज में, और जाति के उस दंश को हम और आप सभी लोग जो है उसको झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं तो उस दंश को हम नहीं झेलते हैं। किसी ना किसी रूप में हम कहते हैं ना कि शोषण का रूप बदल गया है। शोषण है पर शोषण का रूप इतनी चालाकी से बदल दिया गया है कि आज भी दलित समाज के लोग जो हैं वो उनको सुहाते नहीं हैं, और ये आप सबको नटनी के माध्यम से देखने को मिलेगा। एक जो इस उपन्यास की और जो सबसे बड़ी बात है कि राजनीति कैसे गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती है। जो राजनीति है, जो सत्ता है, वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती है, और जब कुर्सी छूटती है तो वो हर वो प्रपंच रचने के लिए तैयार रहता है, हर वो काम करने के लिए तैयार रहता है, और जिस काम से उसको सत्ता मिली रहे, कुर्सी मिली रहे, जिगर सिंह के माध्यम से इसको भी लेखक ने बहुत ही यथार्थवादी ढंग से
प्रस्तुत किया है। आजकल राजनीति का सभी लोग देख रहे होंगे कि जो राजनीति का दौर चल रहा है और कभी कोई इधर जा रहा है, कभी कोई इधर आ रहा है, कभी कोई उधर जा रहा है, ये सब बिखरा पड़ा है। अभी हाल ही में देखा होगा कि 7 लोग कैसे उधर निकल कर गए और कैसे उनको तोड़ा और मरोड़ा जाता है, कैसे खरीदा जाता है, वो भी इस उपन्यास में आप लोग देख सकते हैं कि उस सीट को खरीदने के लिए आपस में कैसे अपने ही दलित समाज में लोग एक दूसरे को लड़वा देते हैं। और चाहिए क्या उनको? सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। उसका आपको यहाँ पर उल्लेख इस उपन्यास में मिलेगा, जहां पर जिगर सिंह को जब लगता है कि अब उसकी सत्ता खत्म हो गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन सत्ता वो चला तो सकता है। आप देखिए कि जो शुरू से जो मानसिकता जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत और सवर्णवादी मानसिकता के अंतर्गत रही है कि ठीक है, तुम कुर्सी पर तो बैठो, लेकिन सत्ता चलाएंगे हम, हमें चलाएंगे, तुम्हारे अंदर औकात नहीं है। उस चीज को यहाँ पर बहुत ही मार्मिक ढंग से लेखक ने उठाया है मीना देवी के माध्यम से। मीना देवी जो सरपंच हैं, सरपंच तो वो बन जाती हैं, लेकिन चलाने वाला कौन है? जिगर सिंह है। क्योंकि जिगर सिंह अपनी हवेली में तय करता है कि कौन जीतेगा, कौन खड़ा किया जाएगा और स्त्री को या पुरुष को या किसको खड़ा किया जाएगा, ये सब तय करने वाला जिगर सिंह है। और मीना देवी सरपंच होने के बाद भी उनकी अपनी कोई अस्मिता नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। जहां कहा जाता है, जिगर सिंह जहां कहते हैं, वहीं पर मीना जी साइन कर देती हैं। सिर्फ सिग्नेचर के लिए, हस्ताक्षर के लिए मीना को वहां पर रखा गया है। और इस तरह की अनगिनत मीनाएं हमारे समाज में मौजूद हैं, जहां पर ये तो जिगर सिंह जो सामंतवादी सोच को लेकर उच्च कह सकते हैं उच्च जाति से थे, वो चला रहे थे, क्योंकि जो बहुजन समाज की जो मीना है उसको वहां पर वो लेकर आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि गांव में सरपंच पत्नी बनती है, चलाता पति है। वो साइन कर देती है, चलाने का सब कुछ जो बोलते हैं ना कि जो अधिकार होता है, जो संवैधानिक अधिकार होता है, वो अधिकार जो है उन महिलाओं से आज भी छीन लिया जाता है और वो एक पुरुष के हाथों में चला जाता है। राजनीति का जो खेल कि जिगर सिंह किस तरह से, जब उसको लगता है कि अब ये जो सीट है जिस पर उसकी सत्ता थी, जहां पर वो काबिज था, जहां पर वो खुद लड़वाता था, आज वो नहीं लड़ा सकता है, क्योंकि संविधान के द्वारा वो सीट जो है वो एक अनुसूचित जाति महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अब उसकी सारी सोच धराशायी होती है। अब वो छटपटाता है कि सत्ता तो मेरे हाथ से गई, अभी तक तो हम जिसको चाह रहे थे उसको हम यहाँ पर काबिज कर रहे थे, लेकिन अब क्या करें, अब तो ये सीट अनुसूचित जाति को चली गई, अब हम क्या कर सकते हैं। अब उसका खेल देखिए कि उसको अपनी वो बहू याद आती है। बहू याद आने से पहले जितने भी वहाँ अनुसूचित जाति की जो महिलाएं थी, वो चाहते हैं कि उनके अनुसार वो महिलाएं आए, जिसको वो खड़ा करना चाहे वो खड़े, पढ़ी लिखी कोई महिला ना हो। वो चाहते थे कि पढ़ी लिखी होगी तो वो अपनी बात रखेगी, और यही सोचकर वो 2-3 महिलाओं के पास, जो वगैरह के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप जो है खड़ा करिए और हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि अरे ये तो मुखर है,
ये तो बातचीत कर रही है, ये कह रही है कि हम अपने अधिकार की बात करेंगे, हम अपने पति की मूर्ति लगाएंगे। वहीं पर वो बिदक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारी बात जब अभी नहीं सुन रहे हैं तो बाद में क्या सुनेंगे। और ये सोच उनको लगातार इतना परेशान करने लगी थी जिगर सिंह को कि वो उनकी रातों की नींद हराम हो जाती है। और इस ऊहापोह के मंजर में उनकी पत्नी आती हैं और वो उनको एक विचार देती हैं कि तुम्हारे ही घर में अनुसूचित जाति की लड़की है, तुम्हारी बहू है, तुम क्यों ना उसको चुनाव लड़वाओ। नीलम आप थोड़ा जब कर लोगे आप थोड़ा हाँ, सा अब आप क्यों ना उसका चुनाव लड़वाइए। और जो हम लोग कहते हैं ना कि बेटी स्त्रियों को जो है कोई बुद्धि नहीं होती है, तो आप ये देखिए इस कहानी के माध्यम से ये भी दिखाया गया है कि स्त्रियों के पास बहुत बुद्धि होती है, वो सशक्त होती है, स्वावलंबी होती है। और जब शिक्षा उसके पास रहेगी तो वो बहुत निर्णय ले सकती है। और इस कहानी में यही दिखाने का प्रयास बार बार किया गया है बाबा साहब के उसी उद्देश्य को कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जहां पर जो रज्जो देवी है वो अपने ससुर की कठपुतली ना बनकर वो एक स्वावलंबी सरपंच बनती है और अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ जमकर लड़ती है और मुंह तोड़ जवाब देती है। तो ये कहानी इसीलिए भी, ये उपन्यास अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है कि मुझे लगता है कि पहली बार एक इतनी संख्या में एक सशक्त स्त्री को यहाँ पर पेश किया गया है। और जो एक विचारधारा जो बाबा साहब की है वो विचारधारा लेखक के इस उपन्यास में आपको देखने को मिलेगा। तो ये उपन्यास एक लीक से हटकर है और सारी बातों को समेटे हुए है। तो इस उपन्यास को मुझे लगता है जरूर पढ़ा जाना चाहिए और एक ये नई दिशा और दिशा भी दलित साहित्य में तय करेगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया नीलम, आपने बहुत ही सुंदर विस्तार से और उपन्यास के हर एक पहलू पे चर्चा की है। उसके कथ्य पे भी बात की आपने, भाषा पे भी बात की आपने, उसका जो राजनीति से जो उसका संबंध है, मतलब कोई ऐसा आपने मुझे लगता है कि आपने इतनी ज़्यादा जिज्ञासा जगा दी, अब लगता भी जाके उपन्यास खरीदो और पढ़ लो। और बहुत शुक्रिया कि इतना सुंदर तरीके से तुमने पूरा विश्लेषण किया। लगता है जैसे कि जो भी पूरा उपन्यास आंखों के सामने घूम गया। साथियों, हमारे बीच में नीलम का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने कीमती समय से में अभी वो अपने कॉलेज से आई थी और आते ही उनको हमने ये काम दे दिया कि सबसे पहले तुम ही करो। तो बड़ी उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई। अब मैं बुलाना चाहूँगी वेद प्रकाश जी को। और वेद प्रकाश जी जो है वो हम एक्चुअली हमारे कॉमन दोस्त हैं, वासुदेव सुनानी। वेद प्रकाश जी के भी दोस्त हैं, हम सबके दोस्त हैं और वो उड़िया के बड़े प्रख्यात साहित्यकार हैं और आज वो हमारे साथ जुड़े भी हैं, हमें सुन भी रहे हैं वो। तो ये जो उपन्यास आया ये अभी नया आया, जलती हुई बस्ती, और इस पे हम लोग चर्चा करना चाह रहे थे विस्तार से, लेकिन मुझे लगा कि एक छोटा चर्चा तो हम पहले कर ही लें, फिर बाद में विस्तार से भी कर लेंगे। तो वेद जलती हुई बस्ती के ऊपर बातचीत करेंगे और इसके अनुवाद में भी वेद ने हेल्प की, क्योंकि ये पहले मुख्य रूप से उड़िया में आया था और अभी ये जो है वो हिंदी में आया है। और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि हमारे यहाँ हिंदी उपन्यासों की एक अच्छी परंपरा है दलित साहित्य में। मतलब ये नहीं कि हम उपन्यास कम है, उपन्यास कुछ समय पहले अपेक्षा का एक अंक आया था उपन्यासों पर, और जिसमें हमने शायद 40-50 उपन्यास जो थे वो खोजे थे। उसके बाद से तो बहुत बात आगे बढ़ चुकी है और आज हम जैसे 4 उपन्यासों की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो है वो कदम जी का लिखा हुआ छप्पर है और सूरजपाल चौहान जी का, मोहनदास नेमिष राय जी का मुक्ति पर्व है,
फिर जो नरेंद्र यादव जी ने अछूत लिखा था, हालांकि बहुत सारे हमारे पास अजय नावरिया का उपन्यास आया था बहुत समय पहले, उधर के लोग, बहुत चर्चित उपन्यास हुआ था वो भी। और मौसी का गांव, प्रहलाद चंद्र जी का एक उपन्यास आया था अभी थोड़े दिन पहले ही, मौसी का गांव। मिस रमिया महिलाओं में सबसे पहला उपन्यास है हिंदी में, कावेरी दीदी का। तो सुशीला टागभोरे का आया था कि तुम्हें बदलना होगा। तो हमारे पास उपन्यासों की एक परंपरा है। हालांकि मुझे लगता है कि पिछले समय से जो नीलम ने सवाल उठाया था वो सही सवाल उठाया था कि दलित साहित्य पे उतनी गंभीरता से बात नहीं हो पा रही है। ये नीलम का बिल्कुल सही सवाल था। और मुख्य धारा का साहित्य तो, जो सो कॉल्ड मुख्य धारा का साहित्य, तो कभी इन चीजों पे बात भी नहीं करता। तो इसलिए ये जो एक छोटा सा प्रयास है, और मुझे लगता है कि इस प्रयास में आज वेद जो है हमारे एक जो बड़ी ख्याति नाम हमारे राइटर हैं वासुदेव सुलानी जी, उन पर बात रखेंगे। तो मैं वेद को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें, उपन्यास पर चर्चा करें। अपना वो ऑन करो। हाँ ठीक है। मेरे आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, सबसे पहले मैं अनिता भारती जी का और उनके संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने के लिए बुलाया। उन्होंने जैसा कि कहा कि इस उपन्यास के अनुवाद की प्रक्रिया से मैं जुड़ा रहा हूं, और इसलिए इसकी भाषा पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अनिता जी और रजनीश दिसोदिया जी दोनों इस उपन्यास को पढ़ चुके हैं, तो वो इस पर टिप्पणी करेंगी अपनी बातचीत करते हुए, तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं इस उपन्यास के बारे में सिर्फ एक ही बहुत संक्षेप में अगर इस बात को एक शब्द से कहना हो, जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य समाज के आगे चलने वाली एक मसाल होती है, मशाल होती है, यह उपन्यास सही अर्थों में एक मशाल की तरह से है। ये इस उपन्यास में इतनी सारी अंतर्दृष्टियां भरी पड़ी हैं जो पूरे दलित आंदोलन को आगे ले जाने में और दलित समाज को जागृत करने में बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। ये उपन्यास क्या, जो जहां तक हम इसके कहानी के ढांचे की बात करें तो बहुत सिंपल सा ढांचा है। एक गणा, एक जाति है, एक समाज है जो दलित वर्ग से आता है, उसका एक समाज है, उसकी एक बस्ती है जिसे उड़िया भाषा में पड़ा कहते हैं, पड़ापुड़ी इस उपन्यास का नाम भी है, कि बस्ती में आग जलती हुई बस्ती। ये दरअसल में इसका सही नाम होना ये चाहिए था, अगर सही हम अनुवाद करें तो जली हुई बस्ती, परंतु उसका नाम जलती हुई बस्ती इसलिए जानबूझकर रखा गया कि ये ऐसी बस्ती ने जो एक किसी काल विशेष में जली हो और उसके बाद वो खत्म हो गई हो। ये एक लंबी प्रक्रिया है जातिवादी अहंकार और घृणा की, जो पूरे क्या कहते हैं बस्ती को जलाने के अंदर फलीभूत होती है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें कई कहानियां एक साथ चलती हैं, पैरेलल कहानियां चलती हैं। इसका जो मुख्य पात्र है वो है मंगलू। वैसे तो मकारू इसका मुख्य पात्र है, पर कहानी शुरू होती है कि मकारू जब एक क्या कहते हैं अब गहनिया जो ब्राह्मण होता है और जिसके बेटे पोते को क्या कहते हैं फल खाना होता है, उसके लिए पत्थर फेंक कर मारता है, लकड़ी का लांगड़, और वो लांगड़ उसके सिर पर गिर जाती है, उसका खून से सिर फट जाता है और जिसकी वजह से बहुत भयंकर होता है। उसके बाद जिस तरह से मंगलू को बुरी तरह मारा पीटा जाता है और जिस तरह से उसके क्या कहते हैं जो पंचायत होती है उसके अंदर उसकी पत्नी चुपकर दुबकी से दुबक कर बैठी रहती है, और मंगलू भी सिर झुकाकर बैठा होता है, जो भी आदेश होता है, जो भी फैसला सुनाया जाता है, चुपचाप मान लेते हैं। कितने दुखद स्थिति है, कितनी वो स्थिति कि कोई बोलने वाला नहीं है, जबकि वहां पर केवल गणा समाज के लोग नहीं बल्कि दूसरे समाज के लोग भी हैं। लेकिन यही स्थिति जब बस्ती की आग लगने के बाद और बाद में जब स्थिति आती है तो हम देखते हैं गणा समाज के अंदर भी ऐसे बच्चे पैदा हुए जो आवाज उठा रहे, बल्कि उनका आवाज उठाना ही उस बस्ती के जलने के कारणों में से, क्योंकि उससे सवर्ण समाज को लगता है, बड़े समाज को लगता है कि हमारे ऊपर
हमला है, हमारे को मिटाने की कोशिश है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये उपन्यास बहुत सारी अंतर्दृष्टियों के साथ है, तो मैं उपन्यास के कथा विन्यास पर बात तो करूंगा ही, लेकिन साथ में अंतर्दृष्टियों पर। तो पहली अंतर्दृष्टि ये है कि जो हम गांवों को बहुत विकास के साथ बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, ये उपन्यास उसको पूरी तरह खंडित करता है कि गांव कोई ऐसी आदर्श व्यवस्था नहीं है जिसको पाकर आप बहुत प्रसन्न हो जाएं, और जो एक बहुत आदर्श स्थिति हो जिसमें मनुष्य का मनुष्य का एक अच्छा व्यवहार होता हो। इससे पता चलता है कि जो गांव है वो शोषण के बहुत गंभीर रूप से गढ़ रहे हैं, आर्थिक शोषण के भी, सामाजिक शोषण के भी। गैर बराबरी उनमें कूट कूट कर भरी हुई है, और गांव ही वो पहली पाठशाला है जहां से मानव समाज को स्त्री का विरोध करना और निम्न जातियों का विरोध करना सिखाया जाता है। ये जो अंतर्दृष्टि है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गांव के बारे में जो कि गांव बहुत महान होते हैं, बहुत चीजों, उसके भ्रम को पूरी तरह तोड़ता है, गांव की असलियत को दिखाता है, गांव किस तरह से असलियत में काम करता है। उस घटना के बाद जिस जो मैंने की बताया है, जो मकारू ने वो जो लांगड़ मारी थी, जिसकी वजह से गहटिया ब्राह्मण का पोता घायल हो गया था, उसकी वजह से मकारू के पिता मंगलू को और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, बल्कि उसकी माँ साबेश को, और वो वहां से रातों रात ट्रेन पकड़कर रायपुर चले जाते हैं और रायपुर की एक बस्ती में जाकर थे। शहर भी उनको अपनाता नहीं है, शहर में वो अलगावित है, वहां भी कोई खास सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिर भी शहर में उनको जाति के आधार पर उस तरह का उत्पीड़न सीधे से नहीं होता, क्योंकि एक तो कारण ये होता है कि जिस जगह पर वो रह रहे हैं, जिस बस्ती में रह रहे हैं, वहां पर लगभग सभी उसी समाज के, चाहे वो उड़ीसा से आए हो या छत्तीसगढ़ के हो या दलितों की दूसरी जातियों की, लेकिन वहां भी एक परिवर्तन पैदा होता है। कितनी अजीब विडंबना है कि दलित जातियों में जैसे ही थोड़ी सी चेतना आती है, संपन्नता आती है, तो उनके अंदर एक चीज जरूर होती है, ऊंची जातियों का अनुकरण करने की, खासकर धर्म के मामले में। और इस उपन्यास में दिखाया कि उस स्थिति को लपकने का और उस स्थिति का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का जो गुण है वो इस समाज में कितना भरा हुआ है, समर समाज में, उसे देखकर हमें इस उपन्यास के अंदर पूरी तरह से पता चलता है। उस इलाके में एक पेड़ है जिसके नीचे लोग छोटा मोटा अपने देवताओं को बिठा कर रखते हैं, और उनको लगता है कि अचानक यहाँ पर एक मंदिर बनना चाहिए, और वहाँ मंदिर बनाने के सब लोग चंदा देते हैं। चंदे के अलावा सारे, क्योंकि मजदूर तो सारा पूरा काम करते हैं, मिट्टी लाना, मंदिर बनाना, और जब मंदिर बन जाता है तो पंडित जी वहां कहते हैं कि आप अस्पृश्य मंदिर में नहीं आ सकते। ये किस तरह का उनको, मतलब एक तरफ आप उनको हिंदू बना रहे हो और अपने मंदिरों में ला रहे हो, और दूसरी तरफ उनको धक्का मार के। वहां पर एक चीज है जो वहां पर उस समय उतनी रेखांकित नहीं होती, सावेश के मन में एक चीज आती है कि वो जब उस पूजा में जाती, जिस दिन मंदिर का उद्घाटन होता है, उसको एक चीज बड़ी चुभती है, ये कौन से देवता आ गए, ये तो हमारे देवता नहीं है। नियाली बली जो उनका अपना देवता है, डुमा दरअसल, या नियाली बली जो कौन लोग हैं, जो दलितों के लोग मर जाते हैं उन्हीं को वो डुमा मान लेते हैं। जैसे जब मंगलू मर जाता है वो भी डुमा होकर वापस लौट आता है, अपने पूर्वजों को ही देवता मानते हैं। जो मेरे पिता हैं या मेरे दादा हैं, जब उनकी मृत्यु है तो वही मेरे लिए देवता है। और वहां साबेश इस बात को व्यक्त करती है, जो मंगलू की पत्नी है, कि किस तरह से जो क्या कहते हैं, हम अपने देवताओं को छोड़ रहे, अच्छा नहीं, उसको बहुत चुभता है, लेकिन वो सोचती है मैं अनपढ़ गंवार, मुझे समझ में नहीं आया, तो ज्यादा वहां चीज को व्यक्त नहीं करती है। इस सूत्र को वासुदेव सोनानी जी वहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन आगे ये सूत्र बाद में जाकर जुड़ता है, जो बहुत महत्वपूर्ण एक अंतर्दृष्टि को देता है। यहाँ पर एक और चीज होती है, जब मंगलू यहाँ पर आता तो किसी को जानता नहीं है, बहुत ही बुरी स्थिति में होता, तो डमरू नाम का एक व्यक्ति उसको मिलता है, जो रिक्शा चलाता था, उसको बहुत सहारा भी देता है और उसको रिक्शा चलाना भी सिखाता है और साथ में उसका सहारा बनता है, और वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तब उसको, डमरू को, बार बार समझ में आता है कि कहाँ मैं एक गांव में था जहां सब लोग मेरे जानने वाले थे, और उन्होंने मुझे ऐसी स्थिति में ला दिया कि मुझे अपना घर परिवार छोड़कर भागकर आना पड़ा अपने देवी देवताओं को। यहाँ पर भी आप देखेंगे उनके अंदर वो गहरा जो लगाव है गांव के प्रति, वो गांव से ज्यादा नियाली मली या डुमा या जो देवियां हैं, परदेशन देवी, उनके प्रति बहुत गहरा है। उसे वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करे, उसका उसे बहुत अभाव बार बार खटकता है।
फिर इस कहानी के साथ एक दूसरी कहानी शुरू होती है, जो इसकी मूल कहानी है जलती हुई बस्ती की, कि कई सारी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से सवर्णों के अंदर गुस्सा बहुत जबरदस्त भरा होता है और वो उससे बदला लेना चाहते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है कि ठीक इसी तरह का एक मंदिर, एक दुर्गा पूजा गणापाड़ा के अंदर मनाई जाती है, उस बस्ती में लाठौर जहाँ के ये लोग रहने वाले हैं, वहां पर एक दुर्गा पूजा मनाई जाती है। उस दुर्गा पूजा के अंदर जब एक व्यक्ति वहां जाता है, प्रसाद लेकर जाना चाहता है और पूजा करना चाहता है, तो उसको बाहर कर दिया जाता है कि तुम अछूत हो, इससे भगवान जो है नाराज होता है। जो शहर में जब होता है वहां उनका रिएक्शन अलग ढंग का होता है, लेकिन यहाँ अब लोग पढ़ चुके हैं, एमए भी कर रहे हैं, थोड़ी संपन्नता भी आ रही है। चित्रा जो एक मुख्य पात्र है जो बाद में आकर विकसित होता है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो वो रिएक्शन होता है उनका। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलते, बोल नहीं पाते, लेकिन जब अगली बार चंदा मांगने के लिए आते हैं तो वो गणा बस्ती के लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो मना कर देते हैं कि हम नहीं मानेंगे, जब तक आप इस पूजा को नहीं होने देंगे, और हमारे बिना पूजा कैसे करोगे, कि गणा का जब तक ढोल नहीं बजेगा तो पूजा कैसे होगी, और आप पूजा कैसे करोगे जब तक कि आप हमें शामिल नहीं करोगे। तो शामिल करने के लिए वो उनके ऊपर केस करने की बात होती है, पुलिस वाला आता है, पुलिस वाले की अपनी व्यक्तिगत खुंदक भी होती है, लेकिन वहां पर वो पुलिस वाला उनका साथ देता है और अंततः पुलिस केस की बजाय मामला इस बात पर निपटता है कि एक पांव पर खड़े होकर माफी मांगे। थोड़ा सा ज्यादा लगता है कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा होता है, और उसका जो अपमान है वो उन लोगों के अंदर बैठ जाता है जो दुर्गा पूजा समिति के लोग होते हैं। लेकिन उसमें भी कौन रिएक्ट करता है, उनमें भी प्रतिक्रिया वो व्यक्त करते हैं, वो लोग व्यक्त करते हैं इस अपमान के प्रति जो पहले से ही गलत कार्यों में, अपराध कार्यों में लिप्त होते हैं और जिनके बहुत सारे टेढ़े बड़े धंधे होते हैं, जिनमें बरगीती है जो मुख्य भूमिका निभाता है। और वो व्यक्ति जो बरगती है वो जो क्या कहते हैं, एक पहले चोर होता है, फिर थोड़ी डकैती करने लगता है और बाद में वो शराब का धंधा करता है और बड़े सारे जो लोगों को चीजें क्या कहते हैं, सारे अपराधों के अंदर लिप्त होता है, उसको बहुत चुभता है। फिर दूसरा कौन व्यक्ति है, एक मेहर है जो एक कपड़े की दुकान चलाता है और उसके भी अपने प्रॉब्लम है कि उसकी भतीजी के साथ एक गणा व्यक्ति का लड़का जो है, उनका जो है प्रेम चल रहा होता है। तो जो भी समाज में हो रहा है, मतलब ये इतना व्यापक फलक का उपन्यास है। जैसे किसी ने नामवर सिंह जी से पूछा कि भारतीय समाज को समझना हो तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था यदि आजादी से पहले का भारत का समाज देखना हो तो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ना चाहिए, उपन्यास और कहानियों को, और आजादी के बाद का अगर भारत समझना हो तो हरिशंकर परसाई को समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि भारत के गांवों को और शहरों की स्थिति में अगर दलित जातियों की स्थिति को समझना हो तो इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए। इस उपन्यास को पढ़ने से आपको सारी राजनीति, सारी कूटनीति, और जो लोग ये समझते हैं हम राजनीति से लड़ेंगे नहीं तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, पैसा भी कमाएंगे और हमारे को कोई नुकसान नहीं होगा, खासकर दलितों के एक हिस्सा तबका जो सोचता है कि हम लड़े बिना हमारा सब कुछ चल जाएगा, उसको प्रतिकार करने के लिए एक बहुत ही सुंदर चरित्र है चित्रा का। वो चित्रा पूरी तरह से बड़ियों ब्राह्मणों के साथ अपने घर, अपने देवताओं को निकाल देता, अपने घर में सारे राम की, विष्णु सब शामिल कर लेता है, खुद रिच भी हो जाता है और वो 3 बार सरपंच भी चुना जाता है। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी जब जातीय हिंसा, प्रतिहिंसा फूटती है तो उसको भी नहीं बख्शते, उसको भी बर्बाद कर देते हैं। और यहां से जो एक और अंतर्दृष्टि वासुदेव जी इस उपन्यास में देते हैं, जो साबेश का सूत्र जो छूट गया था उसको उठाते हुए वो कहता है, मुझे लगता है कि जो आज ये गणा लोग पिट रहे हैं इसके लिए खुद ही जिम्मेवार है। तो मकारू पूछता है ये आप कैसे कह रहे हैं, जिनकी बस्तियां जल गई, जिनके घर जल गए, उनको ही आप मान रहे कि वही जिम्मेवार है? बोले हाँ, क्योंकि इन्होंने अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया, ये उनके रंग में रंगने लगे। अगर ये ऐसा नहीं करते, अगर अपने ही देवी देवताओं को पूछते रहते तो उनकी दुर्गति नहीं होती। तो अपनी जड़ों से उखड़ जाने की एक पीड़ा अस्मितावादी संघर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसी पीड़ा के एक हिस्से को बाबा साहब ने बुद्धिज्म की तरफ लौटने की बात कही थी।
उन्होंने कहा था हम बुद्धिज्म में धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने घर लौट रहे हैं, क्योंकि हमारा मूल धर्म ही बौद्ध धर्म है। हम अछूत बने ही इसलिए क्योंकि मैंने ब्राह्मणों के धर्म को मानने से मना कर दिया, हम वास्तव में बुद्धिस्ट थे। अभी जिस पर चर्चा होगी 500 उपन्यास है, इसमें भी टेकचंद लेखक ने दिखाया है कि महाराष्ट्र में यह परंपरा है कि एक समय, मतलब उस समय तक यानी 18वीं शताब्दी तक बुद्धिज्म किसी ना किसी रूप में जिंदा था महारों के बीच में। एक इतिहासकार है चंद्रभूषण, जिनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आई है, भारत से कैसे गया बुद्ध का धर्म, और अभी वो बुद्धिज्म पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो बुद्धिज्म पर थोड़े अलग ढंग से रिसर्च कर रहे हैं। वो बुद्धिज्म को किताबों के जरिए नहीं देख रहे हैं, वो उन समाजों की खोज करें जो आज भी परंपरागत रूप से पिछले 2500 साल से बुद्धिस्ट बने रहे और बुद्धिस्ट परंपरा को जिंदा रहे। तो यदि हम उनको देखते हैं, और जैसे विट्ठल की हम बात करते हैं, जो विट्ठल है वो एक तरह से बुद्ध का ही एक रूप है, और बल्कि कुछ तो कहते हैं अयन का जो केरल के अंदर जो एक स्थान है जहां पर बहुत ज्यादा पूजा होती है, जिस पर अभी वो स्त्रियों के प्रवेश करने पर आप बहुत विवाद होता है, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, उस देवता का जो स्थान है, जो कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो अपवित्र होती हैं और जब रजस्वला होती है, शबरीमला, वो भी बुद्ध का ही एक रूप है। तो हम ये देख रहे हैं कि, और क्या कहते हैं, चंद्रभूषण भी अपनी किताब में विस्तार से इसको बताते हैं, बहुत सारी घटना को जिक्र करके, बुद्धिज्म लुप्त नहीं हुआ, बल्कि बुद्धिस्टों ने अलग अलग देवताओं के रूप में अपने आप को बचाया। एक्चुअली बुद्ध धर्म जो है बेसिकली भिक्षुओं के द्वारा चल रहा था, भिक्षुओं पर हमला हुआ और भिक्षुओं को नष्ट किया गया। जब भिक्षु खत्म हो गए तो जो धर्म की परंपराएं थी, जो उपासक लोग थे, उन्होंने किसी ना किसी रूप में उस धर्म को जिंदा रखा। उसमें परिवर्तन है, वो बुद्ध के शुद्ध रूप में नहीं रहा, लेकिन वो चलता रहा। और क्या कहते हैं, बाउल जो परंपरा है बंगाल के अंदर, वहां पर ही बुद्धिज्म मिलता है। चंद्रभूषण जी तो इस बात को बता रहे हैं कि नेपाल और हिमाचल के बहुत सारे हिस्सों में अभी भी वो पुराने बुद्धिस्ट उसी साल काल से चले आ रहे हैं। वो एक और बात भी बोलते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ, हालांकि इस उपन्यास के संदर्भ में नहीं है, लेकिन मैं उसका रेखांकित करना उचित समझता हूँ बुद्धिज्म के संदर्भ में, कि बुद्धिज्म के बारे में हमें एक चीज ये लगती है कि जो बुद्धिज्म का महायान रूप आया या जो वज्रयान रूप आया, उसने बुद्धिज्म को विकृत किया। लेकिन जो क्या कहते हैं, चंद्रभूषण जी उस बात को बताते हैं कि जो जातीयवाद के खिलाफ और बढ़ावे जो सबसे तीक्ष्ण हमले किए और जो सबसे ताकतवर हमले किए, दार्शनिक रूप से हमले किए, वो सारे जो महायानी बुद्धिस्टों के, जो 5 बड़े दार्शनिक हैं, उन्हीं के द्वारा किए, जिन्होंने बड़े तर्क जुटाए। और आज जो बुद्ध हमें हर जगह मिलते हैं, जहां भी हम जमीन खोदते हैं, बुद्ध की सिर मिलते हैं टूटे हुए या साबुत, वो महायानियों की वजह से, क्योंकि हीनयान के अंदर तो बुद्ध की मूर्ति ही नहीं बनती थी। अब मैं इसको यहाँ पर जोड़ता हूँ, तो जो बुद्ध की वो परंपरा है किसी ना किसी रूप में, वो उड़ीसा के गांवों में भी कहीं ना कहीं उपलब्ध है, मौजूद है, उसी रूप में। जैसे वो स्तूप बनते थे, उसी की तरह से वो नियामली का स्थान बना रहे हैं या डूमा का स्थान बना रहे हैं, या उसी चीज को कर रहे हैं। तो एक तरह से हमें बिल्कुल एक संस्कृति दिखाई देती है, जो श्रमण संस्कृति है, जो निरंतर चली आ रही है, और जिसके अंदर एक बराबरी का भाव तो उसमें निश्चित रूप से मौजूद है। एक और चीज जो यहाँ पर वो रेखांकित करते हैं, मैं सचमुच मतलब इस बात से बहुत, उनकी अंतर्दृष्टि से बहुत कायल हो गया हूँ, कि वो त्योहार की बात करते हैं, त्योहार मनाने की। तो वो फर्क दिखाते हैं कि जब गणा लोग अपने ढंग से त्योहार मनाते थे, तो वो खुद ही ढोलिये होते थे, खुद ही झांझर आते थे, उसमें खुद ही को वो पड़ता था, उनका कोई खर्चा नहीं होता, सब कुछ वो खुद ही करते थे और उसमें इन्वॉल्व होते थे। और लड़कियां जो है वो व्रत रखती थी, उसको कुछ अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास के नाम पर गणा लोगों को उनसे दूर किया गया, दुर्गा पूजा की गई, और फिर दुर्गा पूजा के पंडाल में उनको घुसने से रोक दिया गया। तो एक तरफ आपने उनकी सांस्कृतिक चेतना को कुंठित किया, और दूसरी बात, नई जो सांस्कृतिक चेतना वो अपनाना चाहते उसको अपनाने नहीं दिया। तो ये एक दूसरी अंतर्दृष्टि है जिस पर हमें विचार करना चाहिए कि हम जाति, बाबा साहब तो इस नतीजे पर पहुंच ही चुके थे कि हम जाति से तब तक नहीं लड़ सकते जब तक कि हम हिंदू धर्म से बाहर न जाए। हमें हिंदू धर्म से जो हम विमर्श लगातार चलाने की कोशिश करते हैं, उनसे उलझने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है अब हमें उससे एक कदम आगे बढ़कर अपने जड़ों की तरफ लौटना चाहिए, और उन जड़ों को बुद्ध की किताबों के जरिए उसको एक तरह से जिसे पुनर्नवा, उसका पुनर्नवीकरण करके हमें हासिल करना चाहिए, ताकि हम
एक ऐसा समाज बनाने की के संस्कार अपने बच्चों में और दूसरे समाज के लोगों में, जो हमारे समाज के लोग नहीं है, उनके अंदर भी ये डाल सके। और हमें इस बात का ही प्रयास करना चाहिए, जो दूसरे समाज के लोग हैं और जो हमारे संघर्षों के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको हमें सकारात्मक तरीके से अपनाना चाहिए। उनके ऊपर उनकी मंशाओं पर संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे अभी यूजीसी के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर ब्राह्मण लड़कियां संघर्ष कर रही हैं, तो हमें उनके ऊपर शक नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको बड़े खुले मन से अपनाना चाहिए, ताकि और लोग भी बड़ी संख्या में आए। क्योंकि समाज से जातिवाद तभी खत्म होगा जब ब्राह्मणों से दूसरे समाज के लोगों के अंदर से जातिवाद जाएगा, और उसके लिए जरूरी है कि वो हमारे साथ आए। तो मैं अंत में वापिस आते हुए इस बात को अंत करने के लिए मैं एक बहुत दिलचस्प वासुदेव सुनानी की एक कविता से इसका अंत करना चाहता हूँ। युद्ध, जो उनकी एक किताब रोटी बेलना आसानी, अभी एक नई किताब उनकी आई है हिंदी के अंदर, ये पहली किताब आई है कविताओं की। युद्ध का मतलब ऐसा कुछ नहीं, बस तुम पकड़ोगे बंदूक, मैं पकड़ूंगा धनुष और तीर, एक दूसरे पर चलाएंगे गोली और तीर। युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी, जैसे हुई थी राम रावण के युद्ध में, कलिंग नगर और कंधमाल जिले के युद्ध में। ये बैकग्राउंड थी। अब कविता का असली हिस्सा शुरू होता है। याद रखो, युद्ध में जीतना हर समय जीतना नहीं होता। याद रखो, युद्ध में जीतना हर समय जीतना नहीं होता, और हारना हर समय हारना नहीं होता। युद्ध जीतने के हजारों पन्नों के प्रशस्ति गानों के इतिहास में पराजय की एक पन्ने की भी तर्क संगत अभिव्यक्ति युद्ध जीतने से हारने की घटना को कहीं सुखद बना देती है, जैसे हम भीमा कोरेगांव देख रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और वासुदेव सुनानी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही दिलचस्प उपन्यास लिखा है। शिल्प के स्तर पर तो इतना गठा हुआ, इतनी सारी अंतर्दृष्टियां, लेकिन कहीं पर भी आपको लगता नहीं कि वो जबरदस्ती घुसाई हुई है। और दलित समाज के अंदर जो विकृतियां पैदा हो रही हैं पढ़ाई के साथ, उस पर भी उन्होंने टिप्पणियां की, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। और एक बहुत ही मैं आंदोलन को आगे ले जाने के लिए इस उपन्यास को पढ़ने की मैं अनुशंसा करता हूँ कि सभी लोगों को इस उपन्यास को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि वो उन अंतर्दृष्टियों से अपने अपने ढंग से सीखे और अपने अपने ढंग से चीजों को आगे बढ़ाए। शुक्रिया, धन्यवाद अनिता जी और सभी साथी। बहुत बहुत शुक्रिया वेद। अभी इस उपन्यास की सार्थकता मैं ये मानती हूँ कि अभी जैसे लखनऊ में बहुत सारी झुग्गियाँ जली हैं, कल पंजाबी बाग में जली हैं, और वो एक लेकिन जब दलितों की बस्तियां जलाई जाती हैं, ये उपन्यास उसकी गाथा और कुछ स्मृति है, कुछ दुख है, कुछ पीड़ा है, कुछ लड़ने का जज्बा इस उपन्यास में, बहुत चीज़ें लेकर के ये उपन्यास चलता है। और आपने बहुत ही बखूबी जो है वो उपन्यास के बारे में बात की, और मुझे लगता है कि इसका अनुवाद बहुत अच्छा हुआ है, और ये अभी इसी साल आया था, तो हम लोग इसको पढ़ गए। खैर, अब हम बात करेंगे, जो रजनी रजनी अपनी बात रखेंगी, और हम जो हमारे एक साथी हैं कैलाश वानखेड़े, उनकी 2 कहानी संग्रह हम लोग पढ़ चुके हैं, सत्यापन और सुलगन। उनको हंस से अवार्ड, कहानी पर उनको हंस से सम्मानित भी हुए हैं वो, और लगातार लिखते हैं। और उनकी मतलब मैं ये कहूँगी कि आज के समय में जो एक महत्वपूर्ण रचनाकार है कैलाश वानखेड़े, और उन्होंने अपनी कहानियों से अपनी भाषा शिल्प को लेकर के एक जगह बनाई है। बहुत कम राइटर होते हैं जो अपनी भाषा शिल्प से जगह बनाते हैं, कैलाश वानखेड़े उसमें से एक है। और जैसे अरुंधति अपनी शिल्प के लिए जानी जाती है, अरुंधति रॉय, हम कहते हैं हमारे हिंदी में कैलाश है जो अपने शिल्प के लिए जाना जाता है। और तो कैलाश वानखेड़े का जो उपन्यास आया उसमें उजला अंधेरा, तो उस पर रजनी बात करेंगी, और मैं रजनी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और बात करें। रजनी। सबसे पहले सृजन साहित्य मंच और विशेष रूप से अनिता दी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे बहुत ना नुकर करने के बाद भी वो मुझे तैयार कर लेती हैं कि नहीं तुम आओ और तुम बोलो। और सचमुच में उनकी जो हिम्मत है और उनकी जो जुझारूपन है वो काबिले तारीफ है। और ऐसे बहुत सारे जुझारू लीडर्स की हमें ज़रूरत है साहित्य के क्षेत्र में,
जो लगातार वह एक चेतना बनाए रखें और सब लोगों को काम पर लगाएं कि तुम करो, तुम इसे पढ़ो, तुम इस पर बात करो। तो इस लिहाज से, वरना मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी आज, लेकिन खैर। पिछला जो साल है 2025 का जो साल, वो दलित साहित्य के लिए विशेष उल्लेखनीय रहा। ये बात कैसे भी दबे स्वर में, मुखर स्वर में लगातार जो हमारे तथाकथित सवर्ण आलोचक हैं वो कहते रहे, और बकायदा सीधे सीधे भी कहा गया कि आत्मकथाएं जब लिख रहे हैं तो आत्मकथाएं लिखने के बाद इनकी सारी जो विषय वस्तु है वो तो निकल जाती है, तो ये उपन्यास नहीं लिख पाएंगे और उपन्यास आ नहीं रहे हैं। तो इस तरह के आरोप लगातार दलित साहित्यकारों और दलित साहित्य पर लगाए गए। और जब पिछले साल 25 में लगातार 4 नहीं 5, 6, 7 उपन्यास आए, है ना, तो ये 2025 का साल इस लिहाज से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा कि राजस्थान से जहां रतन कुमार सांभरिया के उपन्यास आ रहे हैं, इसी साल सांप भी आया, नटनी भी आया, वहीं राजस्थान से हमारे राजेंद्र सजल का उपन्यास निर्वासित भी आया। और मतलब जैसे ऑल ओवर इंडिया की पिक्चर बन रही है। उड़ीसा से आ रहा है तो कैलाश वानखेड़े एक तरह से मध्य भारत से लिख रहे हैं, और दिल्ली में बैठकर टेकचंद जी लिख रहे हैं, और हमारे बीच एक और साहित्यकार राजकुमारी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाती हैं, उनके 2 उपन्यास आ चुके हैं, और पिछली बार उनका भी एक उपन्यास सरनेम आया। तो ये ना बहुत आपको बहुत भीतर से एक खुशी देता है, एक उम्मीद देता है कि आप निरंतर आपके समाज में आपके लोग जो है अपने यथार्थ से निरंतर टकरा रहे हैं और उसको भाषा में कन्वर्ट कर कर प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे घर में इस समय कोई नहीं है, मैं 5 मिनट मतलब 2 ही मिनट सिर्फ दरवाजा खोल के रहा हूँ, कोई बेल बजा रहा है और कोई खोलने वाला है, बस 1 सेकेंड। हाँ ठीक है। तो मैं बात कर रही थी कि जो जब ऐतिहासिक, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी क्योंकि अभी अगला जो उपन्यास आएगा वो ऐतिहासिक होगा। हमारे बीच में एक हमारे साहित्यकार रहे हैं, हम उनका नाम जो है ना अक्सर मतलब आर एन सागर जी के अगर कभी नाटक पढ़ने को मिले तो वो नाटक ऐतिहासिक है, और अगर कभी पढ़ने को मिले तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उनकी भाषा इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया कि आपको लगेगा कि अगर वो मौर्य काल के समय का, अशोक सम्राट के समय का लिख रहे हैं तो लगेगा आप वहीं पहुंच गए। यही भाषा की खासियत है। और ऐसे ही हमारे जो कैलाश वानखेड़े, उनकी भाषा की यही खासियत है कि जब तमाम तरह से ये कहा गया कि भाषा को लेकर के कहा गया, तो दलित साहित्य में दोनों तरह की भाषा है। बहुत ज्यादा मैं कहूँगी अति जो जैसे भावुक, कल्पनाशील और उपमान और उससे भरे हुए कैलाश लिखते हैं वैसा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सिंपल, सुंदर, सरल भाषा चाहिए तो टेकचंद है हमारे पास, जो अभी जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे, बिल्कुल एकदम नदी की तरह बहती हुई भाषा कि आपको एकदम समझ में आ जाए। और कैलाश की भाषा ऐसे जैसे कि आप एक बहुत ही ऐसे झरने की तरफ जा रहे हैं जो बहुत झरझर करके बह रहा है और आपको बहुत एक संगीत दे रहा है। तो भाषाओं की हम बात करें तो इसलिए मुझे लगता है कि कैलाश जो है, कैलाश वानखेड़े इस समय के उस तरीके से मेन स्ट्रीम के भी वो चहेते हैं। मतलब हम देखते हैं कि जो साहित्यकार किसी पे कमेंट नहीं करते लेकिन कैलाश को वो बहुत चाहते हैं। तो ये उनकी ताकत है कैलाश की कि वो अपने तथ्य से, अपनी भाषा से, अपनी संवादशीलता से लोगों से जो है वो संपर्क बनाए रखते हैं। तो दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जब हम उपन्यासों की बात, रजनी आ गई है तो अब मैं उनको वापस मंच दे देती हूँ। मैं जो भी दर्शक और पाठक सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ कि ये आप ऐसी स्थिति में क्या करूँगी, घर में कोई दरवाजा ही नहीं खोलने वाला और ड्राई क्लीन वाला कपड़े लेकर आ गया था। तो खैर बहुत बहुत सॉरी। उसके बाद मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ।
तो जो मैं बात कह रही थी कि पिछला जो साल था जिसमें लगातार उपन्यास आए और अपने आप में एक उम्मीद जगती है, एक खुशी मिलती है कि हाँ, हमारे लेखक, हमारा साहित्यकार अपने यथार्थ को लगातार लिपिबद्ध कर रहा है, देख रहा है, रच रहा है। क्योंकि मुझे बात कैलाश वानखेड़े जी पर करनी है, तो अभी पिछले दिनों भी ऐसा था कि ऐसा कुछ आयोजन हो रहा था कि मैं इस उपन्यास पर मुझे बोलना था और स्थिति ये बनी कि शायद कैलाश जी उस समय फ्री नहीं थे दिल्ली में आने के लिए और वह संभव नहीं हो पाया। कैलाश जी को मैं उनके पहले कहानी संग्रह सत्यापन से पढ़ती रही हूँ और निश्चित रूप में मैं ये कह सकती हूँ कि कैलाश वानखेड़े दलित साहित्यकारों की दूसरी पीढ़ी के सबसे सशक्त रचनाकारों में से एक है। उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगी कि वो अंडररेटेड साहित्यकार हैं। उन पर उतनी चर्चा, उतने बातचीत, उन पर उतना काम नहीं होता और उसकी कोई भी वजह हो सकती है। उन पर हम चर्चा ना करें तो अच्छा है। लेकिन जब अगर हम उजला अंधेरा पर बात करें तो बात यह है कि अगर हम दलित साहित्य को अब तक जो लिखा गया उसको, उसके इतिहास को देखें तो उसका पहला दौर वह दौर था जिस समय गांव में जाति का, वर्ण व्यवस्था का क्या रूप था और हमारे पहली पीढ़ी की जो रचनाएं थी उन रचनाकारों ने यह सोचा, यह समझा अपनी उस लड़ाई में कि गांवों को छोड़ देना ही एक उपाय है और गांवों से शहरों की तरफ आना ही जैसे अब हमारी नियति है या हमारा चुनाव है। अभी जिन दो उपन्यासों पर हम चर्चा सुन रहे थे उन दोनों ही उपन्यास शायद रजनी का संपर्क टूट गया है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है आवाज। ओह माय गॉड। हाँ, तो जो मैं बात कह रही थी कि अगर हम दलित साहित्य को उसकी विषय वस्तु, उसकी भाषा, उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर उसका उसके इतिहास को जांचें तो जो पहले दौर का जो दलित साहित्य था उस दलित साहित्य के अंतर्गत हमने ये देखा कि हमारे दलित साहित्यकारों ने की जो रचना भूमि थी वो भारत के गांव थे। भारत के गांवों में किस प्रकार से जाति व्यवस्था अपने स्थूल और क्रूर रूप में मौजूद है उसका चित्रण पहले दौर के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में किया और उन्होंने ये माना कि इन गांवों को अब छोड़ देना चाहिए। दलित समाज का हमारा भविष्य जो है अब इन गांवों में नहीं है। जिन दो उपन्यासों की चर्चा अभी हम सुन रहे थे उन दोनों ही उपन्यासों में हमने देखा, नटनी उपन्यास पर चर्चा करते हुए नीलम ने ये बताया कि वहां पर भी जो जिगर सिंह के क्या जो बेटा है और उसकी जो बहू है जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है वो भी एक बार को यही उपाय अपनाते हैं कि गांव को छोड़ दिया जाए, गांव में जो हमारा कोई भविष्य नहीं है। हम जब जलती हुई बस्ती उपन्यास पर चर्चा वेद जी के द्वारा सुन रहे थे तो वहां पर भी हमने ये देखा कि जब मकारू के द्वारा जो वहां का जो जमींदार है उसका पोता गलती से घायल हो जाता है तो स्थिति ये बनती है कि अब वो यहाँ गांव में नहीं रह सकते और रातों रात बिना किसी तैयारी के, बिना किसी पूर्व सूचना के वे वहां से घर छोड़ देने को मजबूर होते हैं और अपना पूरा अतीत, अपना पूरा इतिहास वहां छोड़कर वे एक रेलवे लाइन के किनारे बनी दलित एक बस्ती में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वहां का जीवन कैसा है इत्यादि इत्यादि। तो कैलाश वानखेड़े के यहाँ पर जब मैं उनको ये कह रही हूं कि वे दलित साहित्य के दूसरे दौर के रचनाकार हैं
तो दूसरे दौर की रचनाएं जो हैं उनकी जो कर्म भूमि है, उनका जो जहाँ की कहानियां या जहाँ की का यथार्थ वो अपने रचनाओं में लेकर आते हैं, वे बस्तियां जो शहरों के किनारों पर, वे बस्तियां जो रेलवे स्टेशंस के किनारों पर, वे बस्तियां जो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के में बहुत सारे मजदूर जब इकट्ठे होते हैं तो वो लगातार जब रहते हैं, फिर वो एक बस्ती के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। शहरों में बहने वाले नालों के किनारों पर बसी हुई बस्तियां, ये तमाम तरह की बस्तियां जो हैं, ये यहाँ पर रहने वाले लोग किस समाज के लोग हैं, कौन लोग हैं, है ना? ये लोग कहाँ से आते हैं, ये लोग किस उम्मीद के साथ आते हैं, और जब ये जिस उम्मीद के साथ आते हैं तो यहाँ उन्हें किस प्रकार का जीवन मिलता है। तो उजला अंधेरा जो कैलाश वानखेड़े का उपन्यास है, वह मूल रूप से ऐसी शहरों के किनारों पर, रेलवे स्टेशंस के किनारों पर, नालों के किनारों पर, कंस्ट्रक्शन साइट्स के किनारों पर बनी हुई वे बस्तियां हैं जिनका जीवन हम उजला अंधेरा उपन्यास में देखते हैं। क्योंकि आज मुझे इस उपन्यास पर बात करनी थी, तो आज कॉलेज में भी मेरे हाथ में ये उपन्यास था। क्योंकि उपन्यास डेफिनेटली मैं पहले पढ़ चुकी थी, और मुझे लगा कि आज मैं स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में बताऊं। तो जब मैंने उस उपन्यास को बताया और उसका शीर्षक बताया, तो अचानक से बच्चों ने कहा कि मैडम इसका शीर्षक ना बिल्कुल झूठा सच की तरह है। और एकदम से उस बात पर ध्यान गया कि सचमुच में उजला अंधेरा, है ना, कि हम आजाद हुए। आजाद होने के बाद दलितों को भी पूरी उम्मीद थी कि आजाद हम भी होंगे, लेकिन उस आजाद होते भारत में हमें कैसा जीवन मिला, है ना? उस बेहतर जीवन की तलाश में हम गांव से छोड़कर शहरों में आ गए, लेकिन उन शहरों में ने हमें क्या दिया, उन शहरों में हमें किस प्रकार का जीवन मिला। और ये वाली जो चीजें हैं, आप मुकेश मानस जो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त और बहुत बढ़िया साहित्यकार थे, उनकी कहानियों में आपको शहरों के भीतर जो ये अनऑथराइज्ड बस्तियां हैं उनका चित्रण बहुत बखूबी मिलेगा। आपको सूरज बड़तिया की कहानियों में शहरों में ये जो बस्तियां हैं उनका चित्रण बहुत बखूबी से मिलेगा। तो जब मैं ये बांट रही हूँ, जब मैं ये कह रही हूँ कि दलित साहित्य के का जो इतिहास है, उस इतिहास को भी अब लिखे जाने की जरूरत है। वह इतिहास एक जैसा नहीं है, उसकी प्रवृत्तियां, उसकी भाषा, उसकी विषय वस्तु, उसके लिखने का ढंग, ये तमाम चीजें पीढ़ियों के साथ बदल रही हैं, और उन सबको डॉक्यूमेंटेड करना, उनको नोटिस करना, उनका विभाजन करना, और यह देखना कि 1950 से लेकर अगर हम आधुनिक समय का माने और अब 2026 तक जो पूरा जो दौर है दलित साहित्य का, उसमें दलित साहित्य में के भीतर कितने नए कितने अलग अलग ढंग से, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग चीजों पर लिखा जा रहा है। तो जब मैं बात करूं इस उपन्यास की, उजला अंधेरा की, तो उजला अंधेरा में एक तरह से जो कहानी है वो 3 पीढ़ियों के माध्यम से कही गई है। वे 3 पीढ़ियां कहानी क्योंकि फर्स्ट पर्सन में चलती है, नरेटर है, और नरेटर मैं शैली में अपनी बात कहता है। और जहां तक हम जानते हैं, हमेशा जब मैं शैली में कथावाचक द्वारा कोई कहानी सुनाई जाती है, उस कहानी का असर जो होता है वह अन्य शैली में कहे गए कहानी का प्रायः नहीं होता है ना? तो इस कहानी का जो नरेटर है, वह जब कहानी उपन्यास शुरू होता है तो वह 10-12 साल का बच्चा है। वह 10-12 साल का बच्चा जहां से उपन्यास शुरू होता है कि अगस्त का महीना है, और हम सब जानते हैं अगस्त का महीना बरसात का महीना होता है, जिस बरसात को तमाम हिंदी साहित्य में तमाम साहित्यकारों ने बहुत ही रोमांटिक ढंग से और बहुत ही एक ऐसे जीवन दायिनी के रूप में देखा। वह बरसात दलित बस्तियों में किस तरह गिरती है और उनका जीवन किस तरह से नरक बन जाता है, इससे ही हमारे इस उपन्यास की शुरुआत होती है।
कि आप उस छोटे सी झुग्गी में जिसमें 10 बाय 12 का की जगह भी नहीं है, जिसमें पिता रहते हैं, माँ रहती है, दादी रहती है, दोनों भाई रहते हैं, उस और जिसमें साथ में ही पड़ोस में नाला बहता है और नाले में बरसात में पानी भर जाता है, और वह पानी कैसे शहर की सारी गंदगी को लेकर वह पानी उन दलित बस्तियों के, उनके घरों के भीतर घुस जाता है, और पूरी जद्दोजहद यह है कि कौन सा बर्तन कहाँ लगाया जाए, कैसे उस गंदे पानी को उलीच कर बाहर डाला जाए। तो उपन्यास की शुरुआत ही वहीं से होती है कि जिन गांवों से, जिस जाति से, जिस संघर्ष से लड़कर, उससे बचकर हम गांवों से शहरों की तरफ भागे, तो शहरों में हमें जीवन कैसा मिला। तो ये जो कहानी है, ये 3 पीढ़ियों की कहानी है, जिसमें मैंने बताया कि ये जो 12-13 साल का, 10-12 साल का बच्चा है, ये कहानी कह रहा है। और इस उपन्यास की जो सबसे खूबसूरत बात है, कहानी तो हमें उपन्यास लिखने के लिए उसकी जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन यहाँ पर उन दृश्यों को, उन स्थितियों को, उस यथार्थ को कहने की, उसको गढ़ने की वह जो अनुभव है, उसकी जो भाषा है, वह भाषा आपको सचमुच में, जो अनीता दीदी कह रही थी कि कैलाश वानखेड़े के पास एक अपने यथार्थ को गढ़ने की, महसूसने की जो भाषा है, वो प्रायः सभी साहित्यकारों के पास उस तरह की नहीं है। इस मायने में वो सबसे अलग है, सबसे अलग, है ना। कैसे 3-4 दिन फंसकर जब अंततः वह बच्चा घर से बाहर निकलता है, तो मतलब वो बाहर निकलकर जैसे जीवन ढूंढ रहा है। ये जो बच्चा है, इसके पिता जो है वह पेंचर की दुकान लगाते हैं। अब पेंचर के काम को, है ना, बच्चों के, जब बच्चे स्कूलों में होते हैं, बताते हैं किसी के पिताजी एडवोकेट हैं, किसी के पिता डॉक्टर हैं, किसी के पिता मजिस्ट्रेट हैं, किसी के पिता पॉलिटिशियन है ना। वो बच्चा अपने पिता के पेंचर लगाने के काम को भी उसके पिता कितने शिद्दत से, कितने ईमानदारी से, कितने मतलब अपने काम को किस रूप में उसके पिता लेते हैं, है ना, उसका भी विशद चित्रण इस उपन्यास के भीतर हुआ है। तो एक तो कथा इस बच्चे की है जो मेरे ख्याल से यह जो दौर है 19 दलित पैंथर के बाद का दौर है। दलित पैंथर के बाद के दौर में जब पूरे देश में दलित पैंथर आंदोलन बढ़ा, तो विभिन्न देश के कोने कोने में विभिन्न दलित समुदाय जो हैं, दलित बस्तियां जो हैं, लोग जो हैं, उनके भीतर एक उम्मीद जगी, एक जागरूकता आई, उन्हें भी लगा कि हाँ, वे अपना जीवन बदल सकते हैं। तो जो नैरेटर है, जो कथावाचक है, जो कि अभी हमारे उपन्यास में 10-12 साल का है, उसके पिता उस पीढ़ी के हैं जिस पीढ़ी पर दलित पैंथर आंदोलन ने बहुत गहराई से जिसको प्रभावित किया, और उनके भीतर भी एक उम्मीद जगी कि हाँ, हम अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को बदल सकते हैं। और जो नैरेटर के पिता की जो कहानी है, अक्सर हम देखते हैं दलित परिवारों में, अन्य परिवारों में भी होता होगा कि शाम के समय खाना वाना खाकर प्रायः जो घर के बड़े होते हैं, दादी होती है, पिता होते हैं, वे अपने समय के किस्से सुनाते हैं कि उस समय ऐसे हुआ करता था, फिर हम ऐसे करते थे। तो पिता की जो सारी कहानी है, पिता का जो सारा वह जीवन जो है, जब दलित पैंथर आंदोलन के बाद उनके भीतर बहुत उम्मीद जागी थी, और उनके बहुत सारे दोष हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वे प्रभावित हैं प्रशांत काका से। प्रशांत काका, और वो भी कहानी, एक अलग कहानी उपन्यास में आती है, जिसकी बात मैं बाद में करूंगी। तो ये लोग कैसे मिले हैं, ये कैसे भीम गीत बनाते हैं, ये कैसे गाते हैं, कैसे अपने दुख को, अपने संघर्ष को, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को भाषा में गढ़ते हैं, और कितना कैसा बेबस जीवन है उनका कि एक हारमोनियम, पुराना ही हारमोनियम उन्हें मिल जाए, है ना, ढोलक तो है उनके पास, एक पुराना ही हारमोनियम उन्हें मिल जाए, और एक मंडली वो बनाते हैं। और उन गीतों का असर कैसा है, जब उन गीतों का असर होता है, तो लगभग 2 पेज में लेखक बताता है कि लोगों के भीतर कुछ जैसे होता है ना कि एक गर्मी सी आ जाती है, लोगों के भीतर कुछ बुनने सा लगता है, उनके भीतर ऐसा लगता है कि, लेकिन वे
जान नहीं पाते हैं, वे समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वे उनके भीतर जो बेचैनी बन रही है, उनके भीतर जो भी जज्बा पैदा हो रहा है, उसको शब्द देने में, उसको भाषा देने में, उसको भाषा में कन्वर्ट करने में वे सक्षम नहीं है ना? तो बेचैनी तो उन्हें पता चल रही है, लेकिन उस बेचैनी में कोई जमीन पर कुछ कुछ बना रहा है, कोई अंगूठे से जमीन कुरेद रहा है। तो ये जो असर है उन गीतों का, मतलब कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि ये जो अनुभवों का भाषा तक में कन्वर्ट होना, ये कोई बहुत आसान बात नहीं है, बहुत आसान नहीं है। उन अभावों में जीने वाले लोगों के लिए ये संभव नहीं है कि वे जो जीते हैं उसको कह भी दे, है ना? इसीलिए उसको कहने के लिए अगली पीढ़ी को ये मोर्चा संभालना पड़ता है। इसीलिए पिता का जो जीवन रहा, पिता के जो सपने रहे, पिता की जो निराशा और हताशा रही, उसको शब्दबद्ध करने का काम बेटे को करना पड़ा, है ना? तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि 3 पीढ़ियों पर कहानी चल रही है, जिसमें पिता है, कथावाचक है और आजी उनकी दादी है। तो एक समय आता है कि दादी भी फिर अपनी कहानी सुनाती है। दादी बताती है कि जब कैसे उसके पिता जो है वो 2-2.5 महीने के थे और उसे मजदूरी पर जाना पड़ता था, और वो जो वहाँ का जो सुपरवाइजर था वह कैसे उन पर किस तरह की नजर रखता था, और तमाम जो स्त्रियां वहाँ मजदूरी करने आती थी वो किस प्रकार से उनका शोषण करने की कोशिश करता था, और कैसे सारी औरतों ने मिलकर उस आदमी को ही मजा चखाया। वो एक कहानी सुनाती है अपने बच्चों को। तो कहानी 3 लेवल पर चलती रहती है। तो इस कहानी का अगर हम देश काल देखें तो मैंने कहा ना, 80 के दशक से शुरू होकर लगभग 2000 के दशक तक मतलब टाइम पीरियड तक लगभग 20 साल की कहानी ये पूरी फैली हुई है, जिसके बीच भूमंडलीकरण भी आता है, उदारीकरण भी आता है। और जब ये भूमंडलीकरण और उदारीकरण आता है तो ये कहा जाता है कि जब भी ये आया कि इनके आने से दलितों का जीवन बदलेगा, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनको अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन वास्तव में हुआ क्या? ये सब आपको इस उपन्यास में मिलेगा कि 1980 के बाद दलितों का जीवन किस प्रकार का बना, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं जो पूरे उपन्यास में बिखरी हुई है। मैं अगर एक एक कर कर उनको उठाऊं तो सबसे पहले उनको स्पेस कितना मिल रहा है। जब वो शहर तो आ गए, लेकिन जगह कितनी है? सार्वजनिक जगहों पर, सड़कों पर वे चल नहीं सकते। उनकी बस्ती जहां है वहां गलियों में हमेशा कीचड़ रहता है, क्योंकि सीवर व्यवस्था ही नहीं है। तो जो भी जीवन दिनचर्या का, रोजमर्रा का जो पानी है वो जाए कहाँ? तो लगातार वहां सड़ांध बनी रहती है, और बरसातों में ये सारा पानी और अंदर चला जाता है। जब एक बहुत बहुत क्योंकि शुरुआती उसमें ही यह दृश्य आता है कि वहां की जो स्त्रियां हैं, वहां की, क्योंकि शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है। गांव देहातों में जब रहते थे तो कम से कम ये तो सुविधा थी, लेकिन जब वो शहरों में आ गए, इन विभिन्न बस्तियों में जहां रहने को ही घर में जगह नहीं है ना, जहां एक पढ़ने वाला बच्चा एक कोना ढूंढ रहा है कि जहां वो कम से कम अपनी किताबें रख दे, है ना, जहां वह उसको एक कोना मिल जाए जिस कोने में बैठकर अगर वो रोना चाहे तो रो ले, ऐसा कोना तक उसको उस छोटे से जो झोपड़ी है उसमें नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में शौचालय का तो आप क्या सोचेंगे? जब इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो हमें मतलब आंखें खुलती हैं, और विभिन्न जे कॉलोनियों के बाहर खड़े हुए वो चालित शौचालय जो गाड़ियों में आते हैं, है ना, उनकी जरूरत महसूस होती है। तो वह औरत जब वहां जाती है उस सार्वजनिक शौचालय में, तो औरतें क्या करती हैं? कम पानी पीती हैं कि बार बार जाना ही ना पड़े। कोशिश करती हैं घर में रोजमर्रा की दिनचर्या शुरू होने से पहले ही सुबह सुबह ही वो हुआ है। लेकिन औरतों की जरूरत है दिन के कम से कम महीने के 4-5 दिन तो ऐसे होंगे जिस समय उनको बीच में भी जाना पड़ सकता है। तो वह जो शौचालय का दृश्य है, और लेखक के भीतर जिस तरह से उसका चित्रण किया जाता है ना, कि अगर वह पूरा गंदा हो रखा है तो उसमें दोष उन स्त्रियों का नहीं है,
वो बेचारी किस तरह समय निकालकर वहां आई है और अपने आप को रोक नहीं पाती, कोई दरवाजे पर कर देती है, कोई सीढ़ी पर कर देती है, कोई कहाँ, मतलब और कितनी उसकी माँ जो है वो जब वहां पहुंची है तो मतलब वो बिल्कुल हिला देने वाला दृश्य है। हम कभी सोचते ही है नहीं है कि शहरों ने इन लोगों को इन बस्तियों में रहने वाले दलित समुदाय को दिया क्या है ना। अब एक दृश्य आता है कि एक कोई श्याम काका है शायद, वो अपने घर पर एक टिन की छत डालने के लिए टिन को साइकिल पर लेकर आ रहे हैं, है ना। अब वो जो टिन पर को साइकिल पर लेकर आने का कैसे वो अपने आप को साध रहे हैं। अब एक आदमी एक सड़क पर उस टिन की चादर को साइकिल पर लेकर चल रहा है और पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा है कि वह रास्ता दे, है ना। तो वह बूढ़ा पलटकर ये कहता है, क्या सड़क पर चलने का अधिकार हमारा नहीं है? क्या सड़क पर तुम ही चलोगे, है ना। तो ये जो सार्वजनिक जगहें कही जाती हैं, जिसके बारे में यह है कि वो तो सबके लिए है, वो तो सर्वजन के लिए है, लेकिन क्या वो समुदाय के लिए है? क्या वो समुदाय उन सड़कों का उसी तरह से इस्तेमाल कर पाता है, कर सकता है जो जिस तरह से वो औरों के लिए खुली हुई है ना। स्कूलों के हालात, लेखक जो नरेटर है, जो कथावाचक है, उसका अपना भाई 5वीं के आगे पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि दलित बस्ती में उसके आबाद और कोई स्कूल है ही नहीं, सरकारी स्कूल, और सरकारी स्कूल के लिए दूर जाना पड़ेगा, तो उसे 5वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। इसके अलावा स्कूलों के क्या हालात है, उपन्यास में बाद में ये प्रसंग आता है कि जो मैडम है विजय वर्गीय, वो पढ़ा रही है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है, और नर्क अगर कहीं है तो इन गंदी बस्तियों में। और जो जो बच्चा वहां उन दलित बस्तियों से आ रहा है, जो वहां उन्हीं दलित बस्तियों से आकर पढ़ रहा है, उसके मानस पर इन बातों का क्या असर पड़ेगा, है ना। और बकायदा वो कहती है कि ये अपराध के पैदा होने की जगह है, यहाँ अपराधी पलते हैं। तो ये शहर वालों का नजरिया है उन दलित बस्तियों के प्रति कि वे दलित बस्तियां किस तरह की है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े होते बच्चों को खेल का मैदान चाहिए, है ना। और इन दलित बस्तियों के आसपास कहीं भी अगर कोई खुली जगह गलती से हो, अमूमन तो होती नहीं है, अगर गलती से हो तो वह कूड़े के ढेरों में तब्दील हो जाती हैं। शहर भर का कूड़ा उनके आसपास इकट्ठा कर दिया जाता है। तो वे बच्चे वे कहाँ जाएं, वे कहाँ खेलें? क्या मतलब आजाद होते भारत में दलितों को ना पढ़ने का अधिकार है, ना उनको साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है, ना उन्हें सांस पानी का मुहैया होता है, ना उन्हें सड़कों पर चलने का अधिकार है। और इलाज के हालात हम देखते हैं कि इस उपन्यास में जो लेखक का भाई है, बड़ा भाई, अचानक से वो मुरझाया हुआ दिखाई देने लगता है ना। तो जो दादी है वो बेटे को समझाती है कि तू इसे कहीं दिखा, इसे कुछ हो गया है। इस आशंका से ही कि बेटे को कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, इस आशंका से ही पिता जो है मतलब हम प्राय हम देखते हैं कि दलित परिवारों में झगड़े बहुत होते हैं, लड़ाइयां बहुत होती हैं, है ना। और ये बताया जाता है इन्हें संस्कार ही नहीं है ना। और ये लोग देखो इनको कोई तरीका ही नहीं है, इन्हें रहना ही नहीं आता। लेकिन क्यों लोगों को बात बात पर गुस्सा आता है? क्यों उस बाप को कभी बच्चों पर, कभी पत्नी पर, कभी अपनी माँ पर गुस्सा आता है? क्यों बार बार वह उनको ही सुनाता है या पीटने लग जाता है? क्या उनके भीतर की वो विवशता है, वो हताशा है? जो जीवन उन्हें चाहिए था वह जीवन जब उन्हें नहीं मिला, पूरा जीवन जीने के बावजूद भी, तो उनके भीतर जो फ्रस्ट्रेशन है, वह फ्रस्ट्रेशन और कहीं नहीं निकलती, वह अपने घर वालों पर ही निकलती है ना। तो यह जैसी वो दादी कहती है कि तू इसे दिखाता क्यों नहीं है, वो दादी पर नाराज हो जाता है, अच्छा भला जवान लड़का है, तुम्हें पता नहीं क्या सोचती रहती है, वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन असल में विवशता क्या है? सरकारी अस्पतालों तक भी उन लोगों की पहुंच नहीं।
ये परिवार अपने लोगों को बीमार होते और बिना दवाओं के मरते देखने को मजबूर परिवार है ना? ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं मालूम है, ऐसा नहीं है कि वो अवेयर नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करें? कोई भी सुनने वाला नहीं है ना? उपन्यास में ही एक प्रसंग आता है कि जिस प्रसंग में एक श्याम काका है और उनके बेटे की शादी है संजय की। और क्योंकि श्याम काका जो है, क्योंकि हम लोगों का जीवन ऐसा ही रहा है, हम ऐसी बस्तियों में रहे हैं, जानते हैं ये जीवन, यहाँ जो भी कुछ लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच लिखा हुआ है, यथार्थ लिखा हुआ है ना? तो प्राय इन बस्तियों में ऐसे लोग रहते थे जो थोड़े बहुत पढ़े थे, कोई 5वीं पढ़ा, कोई 10वीं पढ़ा। उनमें से कुछ ही ऐसे थे जो सरकारी नौकरियों में चले गए, चपरासी बन गए, और चपरासी बन जाना ही उनके लिए बड़ी बात है ना? कोई चाय की दुकान लगाता है, तो कोई इस तरह की। तो जब उनके बेटे की शादी है, तो बारात जो है, अब लगता है कि इतने साल हो गए, 30 साल 35 साल बीत गए, अब तो वो अपने बेटे की बारात जो है गांव में घोड़े पर निकाल सकते हैं। वो अध्याय इस उपन्यास का सबसे बड़ा अध्याय है। कैसे पूरा का पूरा तंत्र, और ये भी कब, जब उसी समुदाय का व्यक्ति मिनिस्टर भी है, और जो श्याम काका है उनकी जान पहचान भी है मिनिस्टर से। मिनिस्टर उसी समय मदद के लिए थाने में आ भी जाते हैं, लेकिन कैसे पूरी व्यवस्था जो है मिनिस्टर को भी ये समझाने की कोशिश करती है कि बहुत पुरानी परंपरा है, आज तक कभी दलित दूल्हा गया घोड़े पर, तो अभी कैसे लोग जाने देंगे? देखो, कानून और व्यवस्था हम अपने हाथ में ले नहीं सकते, है ना? कानून और व्यवस्था का मामला है। क्यों ना हम इस दूल्हे को, मैं अपनी गाड़ी में भेजूंगा, इंस्पेक्टर जो होता है वो कहता है मैं अपनी गाड़ी में भेजूंगा, सायरन बजते वाली गाड़ी में, लेकिन वे लोग अड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं, दूल्हा जाएगा तो घोड़े पर ही जाएगा। तो कहता है हालांकि घोड़े पे बैठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या इसके सींग उगाएंगे? मतलब ये भाषा है जो वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय, जब उसी समाज का मिनिस्टर भी वहां पर बैठा हुआ है। लेकिन जो लेखक है, मतलब इस पूरे उपन्यास को पढ़ने के बाद लेखक ने ये तमाम जो स्थिति है जो आपको हताश भी करती है, निराश भी करती है, और ये सोचने को मजबूर करती है, तो आखिर उपाय क्या है? हम कहाँ जाएं? गांव से छोड़कर शहर तो आ गए, अब ये शहरों को छोड़कर हम कहाँ जाएं? क्या करें? उम्मीद कहाँ है? तो यहाँ लेखक ने उस उम्मीद को पकड़े रखा है। उसने हमें ये नहीं संदेश दिया है कि जैसे अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब जैसे हम निराशा के गर्त में जाएं। नहीं, जैसे नीलम कह रही थी, बाबा साहब का वो जो संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उस पर लेखक का विश्वास लगातार बना रहता है। इसीलिए परिवार जो है ये तमाम तरह की दिक्कतें सहता है, लेकिन फिर भी अपने छोटे लड़के को वो चाहते हैं कि लड़का पढ़े, है ना? जब वह पढ़ेगा, जब वह निकलेगा, तभी शायद हमारा भविष्य बदलेगा। जो उपन्यास के भीतर यही जो घटना घटी थी, जिसके बारे में मैं बता रही थी कि दूल्हे को घोड़े पर चढ़ने से रोका जाता है, तो उस समय जो पिता है वह अपने उन्हीं दोस्तों को बुलाता है, जो दोस्त ढोल मंजीरा लेकर भीम गीत गाते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, और वह प्रशांत काका और उनकी पत्नी वहां पहुंचते हैं और वो भीम गीत गाते हैं, और लोग मिलकर अपना जुलूस निकालते हैं और कहते हैं हम पहले बाबा साहब के जन्मस्थली जाएंगे और उसके बाद फिर से हम बारात लेकर वहीं जाएंगे, और बारात घोड़े पर ही जाएगी। मतलब वो लड़ने और मरने के लिए तैयार है। स्थितियां चाहे जैसी भी हैं, लेकिन वे निराश और हताश नहीं है, वे उनसे लड़ेंगे, है ना? और एक विशेष चीज जो विशेष रूप से जो उदारीकरण और भूमंडलीकरण के संदर्भ में बताई गई, उसका चिट्ठा जिस तरह से लेखक ने खोलकर रखा है कि लगातार मिलें बंद हो रही हैं, है ना? जहां और लगातार जो है बेरोजगारी फैल रही है, लेकिन सरकार है जो इसकी तरफ से बिल्कुल आंखें मूंदे हुए है, वे देख ही नहीं रही है। एक और छोटा सा प्रसंग, क्योंकि वो और मैं बताकर अपनी बात वो करूं। बिजली, पूरी बस्ती में बिजली की व्यवस्था नहीं है,
क्योंकि ये जो कथावाचक है उसका परिवार थोड़ा पढ़ा लिखा है ना, तो वो अपने लिए व्यवस्था करते हैं कि कम से कम बिजली का एक बल्ब तो हमारे घर में जले। अब होता क्या है कि लंबे समय तक लाइट आ ही नहीं रही है, बिजली आ ही नहीं रही है, कभी आती है कभी नहीं आती है, लेकिन बिजली का बिल हमेशा आ जाता है। और जब बिजली का बिल इतना लंबा चौड़ा आ जाता है तो पिता जाता है बिजली के ऑफिस में पता करने के लिए, यार एक ही तो बल्ब जलता है ना, हमारे घर में फ्रिज है ना, हमारे घर में कोई ऐसी चीज है जिससे इतना बिल आ जाए। तो पता चलता है कि वहां उस बस्ती में बिजली के बिल की रीडिंग लेने के लिए कोई आता ही नहीं है, कोई आना ही नहीं चाहता कि उस दलित बस्ती में जाकर वे अपने आप को अपवित्र करना नहीं चाहते, इसीलिए वे एक औसतन बिल भेज देते हैं। और वह औसतन बिल इकट्ठा होते 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 इतना हो जाता है कि अंततः उस पिता को उस बिजली का कनेक्शन कटवाना ही पड़ता है। तो ये इन शहरों में जो दलित बस्तियां हैं उनका यथार्थ है कि उनको आखिर मिला क्या। तो लेखक यही कहना चाहता है कि ये रुकने का समय नहीं है, अभी हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, अभी हमें नए तरीके से, नई चीजों से, नए ढंग से लड़ना है। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ और मैं फिर से क्षमा, वो होता है ना एक बार आप उठ जाओ तो आपका तारतम्य टूट जाता है, तो मैंने उसे महसूस किया है, लेकिन खैर। थैंक यू रजनी, बहुत ही अच्छा, मुझे लग रहा है कि काफ़ी विस्तार से और अच्छी बातचीत हुई। और अब एक जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो भी पढ़ेंगे। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग पढ़ें। और मैं अपनी बात शुरू करूँगी। हमारे एक बहुत ही कम उम्र के उपन्यासकार थे जो बहुत जल्दी चले गए और उनका जिक्र हम नहीं कर पाते, कैलाश चंद्र चौहान। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में 3 उपन्यास लिखे, भंवर, सुबह के लिए और विद्रोह। और उनका जो उपन्यास पढ़ते हैं बहुत ही सरल, बहुत सिंपल, बहुत खूबसूरत उपन्यास है उनके। और आज के दिन में उनको एक तरीके से याद करते हुए और मैं प्रेम टेकचंद के उपन्यास पर अपनी बात रखूंगी। ये टेकचंद का उपन्यास है। अभी मैंने हालांकि अभी पिछले दिनों रश्मि ने इस पे बातचीत रखी थी तो मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मैंने यादव उपन्यास पढ़ा था। 240 पेज का बहुत बड़ा उपन्यास है और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो टेकचंद तो मेरे फेवरेट राइटर रहे हैं हमेशा से, मुझे उनकी कहानियाँ बहुत पसंद है। और उनका पहला उपन्यास आया था दाई, तो भी मैंने उस पर बातचीत की थी। और ये जो उपन्यास आया ये सच में हैरान करने वाला है। ये हैरान करने वाला इसलिए क्योंकि ऐतिहासिक उपन्यास लिखना कोई छोटी बात नहीं है और ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। और मुझे लगता है कि टेकचंद इस मामले में बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हैं, वो पढ़ते बहुत हैं। और एक उनका पढ़ने का गुण जो है वो दूसरा समसामयिकता, कि वो जो भी समय हो उसमें वो अपनी बात उसको फिट करते हैं। वो मतलब वो चाहे उनकी कहानियाँ हो, चाहे उनकी कविताएं हो, चाहे उपन्यास हो। तो जब मैं इस उपन्यास की बात कर रही हूँ तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है और हमारे यहाँ ऐतिहासिक उपन्यासों की एक लंबी परंपरा है। उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा और आप मतलब एक है। तो खुशी इस बात की है मुझे कि हमारे यहाँ भी एक इस तरीके से ऐतिहासिक उपन्यास जुड़ा और वो भी हमारे युवा साहित्यकार टेकचंद के थ्रू जुड़ा। और विषय भी उन्होंने ऐसा लिया जिस पे बहुत समय से चर्चा चल रही थी। पिछले 2018 में जब भीमा कोरेगांव का जश्न मनाने के लिए 200 साल हुए थे, 1818 से लेके 2018, मतलब वो आगे तक भी चलते हैं इसमें, मतलब अभी तक का। लेकिन 2000 जो 1818 में जब भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था जिसमें 500 महार सैनिकों ने पेशवा राज के खिलाफ जंग जीती थी। हालांकि पेशवाओं के पास 28,000 सैनिक थे, लेकिन हमारे जो अंग्रेजी सेना के पास ये 500 महार बहादुर सैनिक थे। तो उन्होंने जो जंग की और उसमें उन्होंने जो कोरेगांव जो था उसको जीता उन्होंने। और ये जो लड़ाई है ये इसमें
क्योंकि ऐतिहासिक उपन्यास है तो तथ्य इसमें उन्होंने जुटाए हैं। जैसे कि भीमा कोरेगांव का जो बना हुआ है, एक स्तंभ बना हुआ है, लोग वहां जाते हैं तो उस स्तंभ को लेकर के, राजे प्लीज बात मत करो, तो वो स्तंभ बना हुआ है और उस पर नाम तक खुदे हुए हैं, जो हमारे जो 500 सैनिक थे जिनकी शौर्य गाथा हम गाते हैं। तो एक तो ये बात है कि उन्होंने इस दिशा में 3 हिस्सों में इस उपन्यास को बांटा है। पहला उपन्यास कि जब उन पर दलित लोगों पे अत्याचार होते थे, और वो उन्होंने कुछ पात्रों के माध्यम से इस पूरी लड़ाई को किस तरीके से जो दलित जो लोग थे उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, या जो लोग थे उनके साथ मार पिटाई होती थी, खाने को नहीं दिया जाता था, एक ये हिस्सा है। इसी हिस्से को बेस बना करके उन्होंने जो पेशवा के खिलाफ जो महार सैनिकों को तैयार किया, वो एक उसका मजबूत पात्र है। लेकिन एक तीसरी कहानी इसमें, इसी बीच में एक तीसरी कहानी गोपाल और सुक्की की प्रेम कथा चलती है कि वो किस तरीके से, और शायद मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात है, क्योंकि हम जितने भी ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ते हैं उनमें एक प्रेम कथा जरूर होती है। चाहे हम किसी भी उपन्यासकार का उठा के देखें, वृंदावन लाल वर्मा का पढ़े या जो भी पढ़े, सब में एक प्रेम कथा। तो टेकचंद ने भी इसमें एक प्रेम कथा रखा है सुखी और गोपाल की। और जो वो लड़ाई है भीमा कोरेगांव की, उन्होंने उसको एक अस्मिता की लड़ाई, एक उसकी लड़ाई को मान, एक सम्मान की लड़ाई है वो, जो सदियों से दलित जो सहते रहे उसके खिलाफ लड़ने की जो शक्ति दिखाई है वो भीमा कोरेगांव है। और उस समय, और ये भी कहा जाता है इसमें, मैं शायद मुझे लगता है कि ये प्रसंग छूट गया है, पता नहीं, हो सकता है मेरी निगाह से छूटा या टेकचंद जो सुन रहे हैं वो, कि पिछले दिनों एक विवाद चला था जिसमें ये था कि ज्योतिबा फूले ने भीमा, जब क्योंकि ज्योतिबा फूले का जो समय है वही उसी के आसपास का है। जैसे हम ये देखें कि 1831 में तो हमारी सावित्रीबाई फूले का जन्म होता है, और उनसे थोड़े समय पहले 27 में इनका होता है। तो वो ये था कि उन्होंने, ज्योतिबा फूले ने महार सैनिकों का सम्मान किया था, तो उनपे ये आरोप लगे थे कि इन्होंने अंग्रेजों का स्वागत किया, जबकि उन्होंने उन बहादुर महार सैनिकों का स्वागत किया था जिन्होंने भीमा कोरेगांव जीता था, एक तरह से जिन्होंने पेशवा राज की नींव मिलाने का काम किया। और पेशवा राज को हम जानते हैं कि वो कैसा राज था, जिसमें दलितों को पीछे झाड़ू और आगे मटकी लटका के जाना पड़ता था। बाबा साहब ने भी अपनी किताब में लिखा हुआ है, जब उसमें उसका जिक्र है। ये इस राज से मुक्ति पाने का रास्ता था। ये एक बात है, जब लोगों पे अत्याचार बड़े महार लोगों पे, तो वो अंग्रेजी सेना में गए, और अंग्रेजी सेना का जो है वो इस उपन्यास में बहुत ही पॉजिटिव वर्णन है। एक तो वो अपमान नहीं करते थे, अंग्रेजी शिक्षा देते थे, साथ बैठ के खाना खाते थे, लोगों को बराबर से एक इंसान की तरह समझते थे, जिससे महार सैनिकों में आत्मविश्वास बढ़ा, और जो उनके अंदर लड़ने की जो थी प्रतिरोध की क्षमता बढ़ी, और उनके अंदर जो इतने दिनों से लावा जो खदक रहा था कि हमारे साथ इतने साल अन्याय किया, हमारे बहन बेटियों के साथ, वो लावा जो था वो उसको उन्होंने, वो महार सेना में जाके उसको एक शेप मिलती है, उसको एक अभिव्यक्ति मिलती है, और उनको एक आवाज मिलती है, उनको एक मौका मिलता है। तो इस तरीके से वो महार सैनिकों के साथ जो है वो लड़ते हैं। और इसमें बड़ा अच्छा टेकचंद जी ने युद्ध प्रबंधन का बहुत ही अच्छा दिखाया है, और मुझे खुशी हुई कि वो उन्होंने, मतलब जैसे कि एक तो टेकचंद की जो भाषा है वो बहुत चित्रमयी भाषा है, चित्रमयी, और उनकी कहानियों में भी वही भाषा है, उनके उपन्यास में भी वही भाषा, चित्रमयी। सेंस ऑफ ह्यूमर भी साथ साथ उनका चलता है, तो उनका ये भी एक पक्ष है कि वो मजाक भी उनकी, अगर कोई टेकचंद को जानता है तो वो भाषा की खासियत को पकड़ सकता है कि कहाँ पर वो उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, लोकल शब्दों का, कि अगर ना चाहते हुए भी हंसी छूट जाती है, या समझ जाते हैं कि यह है, मैंने इस उपन्यास में कई जगह निशान लगाए हैं। और तो उनकी जो भाषा है वो चित्र है, और पूरा युद्ध का जो वर्णन करते हैं वो जैसे लगता है आंखों के सामने घट रहा है। युद्ध का सिर्फ बम और गोले का वो वर्णन नहीं करते, वो मनोभावों का भी वर्णन करते हैं, मनोभावों का वर्णन करते हैं, उनकी जो लड़ने की जो
जो वो चक्रव्यूह बनाते हैं और जिस तरीके से उनके जो कविताएं उसमें वो डालते हैं, कविताएं उसमें जब वो लड़ने जाते हैं सैनिक तो कविताएं उसमें लिखते हैं, और वो बढ़ते किस तरीके से सैनिक है, पहाड़ लांग के, नदी लांग के, ये बहुत ही मैं कहूँगी कि बेहद खूबसूरत, बहुत खूबसूरती से उन्होंने ये सब एक गठन किया है कथा वस्तु का। और जब वो युद्ध में जीत जाते हैं और जो एक मुझे जो बात ये लगी कि वो अंग्रेजों से जो उनका जो संवाद है, कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे कि वो आधुनिक है। मतलब उस समय की भाषा, बीच बीच में वो अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते जो आजकल प्रयोग करते। तो कई बार मुझे ये मैंने देखा और कि उनकी जो भाषा है वो, जैसे हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं या उसमें कि वो टा को डा बोलते हैं अंग्रेज लोग, तो इस तरीके, लेकिन इस किताब में ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ जगह 2-3 जगह इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल किया है। और तो ये एक जो है जब वो अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर के जीत लेते हैं तो एक युद्ध के साथ उन्होंने युद्ध की विभीषिका को भी दिखाया, किस तरीके से जो है वो पूरा जो है मार काट ये सब। इसका जो अगला पार्ट है वो एक बड़ा जो सुखी और गोपाल की जो प्रेम कथा चलती है उसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने आज के समय को, मुझे लगता है आज के समय को चित्रित किया है। आजकल हम जो शादियां देख रहे हैं कि जिसमें कोई रीति रिवाज नहीं है या कोई गोत्र वाली बात है कि गोत्र को ना मानना और जो है वो जिस दिन सगाई के लिए जाना उसी दिन लड़की से शादी कर लेना, रीति रिवाजों का ना मानना, मुझे लगता है वो भविष्य की दिशा को बता रहे हैं। ये बात, ये उस समय का तो मुझे नहीं पता ये बातें होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि लेखक की दृष्टि जो है वो भविष्य पे टिकी होती है और होनी भी चाहिए, वो एक दिशा देने का काम करता है। तो यहाँ पर लगता है जैसे कि प्रेमचंद जो है अपने गोपाल के माध्यम से वो आज के युवाओं को एक दिशा दे रहे हैं कि विवाह जो है वो सादे होने चाहिए, बिना किसी दहेज के, बिना किसी चीज़ों के, मतलब सादगी से होने चाहिए, जो कि ज्योतिबा फूले ने भी जब सत्यशोधक विवाह जब किया तो उन्होंने इसी तरह के जो शर्तें रखी थी। तो ये इसमें दिखता है। और इसमें जो स्त्री पुरुष थोड़ा कहीं समानता दिखते हैं, कहीं कहीं वो ब्राह्मणिकल सौंदर्य में भी कैद होते हैं और जो ये कहते हैं कि स्त्रियां ऐसे सुंदर होती है, वो कई जगह उनका आता भी है। जब मैं कोई आर्टिकल लिखूंगी तब मैं उसमें स्पेसिफिक दूंगी कि वो सुंदरता के मायने जो मानते हैं। एक किसान लड़की पतली दुबली क्या सुंदर नहीं हो सकती, जो एक गदराई लड़की सुंदर होती है। तो ये एक जगह उनकी तुलना आई है। तो हमारा मानना होता है कि श्रमशील औरतें सुंदर होती है। हम अगर दलित सौंदर्य शास्त्र की बात करें तो हमारा मानना यह है कि हमेशा जो संघर्षशील औरतें होती हैं उनकी सुंदरता का कोई मायने नहीं, किसी से कोई तुलना नहीं है, उनके श्रम से सुंदरता जो, और हमारी सभी जातियां श्रमशील रही हैं जिन्होंने श्रम किया है। तो एक बात है। फिर वो सुखी, और उसके बाद जो एक बिल्कुल उन्होंने जो रखा है, जो मैं ये कहती हूँ कि जिस तरीके से गोविंद पंसारे या उन्होंने किताब भी उनको डेडिकेट की है। ये किताब भी जो है वो मुकेश मानस के साथ साथ उन्होंने कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद गौरी लंकेश को डेडिकेट की है। और जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो वही आता है। वो पूरा ये बताते हैं कि जब जैसे राज्यों का विभाजन, जैसे जमींदारी चली गई, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इन लोगों के हाथ से, जमींदारों के हाथ से चली गई और सत्ता जो थी वो हिंदुओं के हाथ में आ गई, और किस तरीके से उन्होंने चीज़ों पे कंट्रोल करना शुरू किया, किस तरीके से सारे मतलब पहले तो वो विरोध कर रहे थे कि हम जो है वो हम इनके अंग्रेजों के साथ नहीं जाएंगे या अंग्रेजी विचारधारा को नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में उनके साथ वो मिल करके जो स्वतंत्रता थी वो भी उन्होंने हड़प ली। हमारा देश जो आज़ाद हुआ 1947 में, वो भी षड्यंत्र से ये लोग पहले अंग्रेजों के खिलाफ थे, लेकिन पहले अंग्रेजों के खिलाफ थे कि हमारा हिंदू धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को खराब करेंगे। लेकिन जब इनका बस नहीं चला तो इन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला के अपनी सभ्यता, कहा कि शासन हमारा ही होगा, नाम को अंग्रेजी होगा लेकिन काम हमारा ही होगा। और इस तरीके से उन्होंने अपने संस्थाएं बनाई और अपने संस्थान बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, जो नहीं बनाए वहाँ पे जाके उन्होंने कब्जा किया और अपना पैरेलल जो था वो एक पूरी शासन चलाई।
जो कि जब उस समय से चलाई जो आज तक भी चल रही है। और टेकचंद की खासियत मैं ये मानती हूँ कि यही है कि वो ये दिखाते हैं कि जो सत्ता का खेल था वो पेशवा राज से जो शुरू हुआ, पेशवा राज को वो दे रहे हैं, पेशवा राज से चलता हुआ आज तक वहीं पर है। उस समय पेशवा थे और आज समय आधुनिक पेशवा है। मतलब पेशवा जो है वो एक पदवी थी, एक राजों का था, लेकिन जो पेशवाओं के जो सिद्धांत थे, पेशवाओं के जो कार्य थे, पेशवाओं के जो वो सोचते थे वर्ण व्यवस्था को लेकर, जाति को लेकर के, वो कहीं गया नहीं है, वो अभी तक कायम है, वो दूसरे रूप में कायम है। और उन्होंने उसका नाम जो है वो एक सुझाया है, इसमें उन्होंने लास्ट में कहा भी है, वो करते हैं पेशवाई परिसंघ। जो पेशवाई परिसंघ है वो पूरा जो है वो एक आज़ादी के बाद से पेशवा राज से शुरू होकर धीरे 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 करके अपनी जड़ जमाता हुआ आज तक वो का है पेशवाई जो संघ है। तो हम जान सकते हैं कि पेशवाई संघ कौन होगा, कौन एक संस्था है जिसने आज़ादी के समय झंडा नहीं फहराया, जिसने आज़ादी के मायनों को नहीं समझा और आज तक उसका दबदबा कायम है। तो टेकचंद एक ऐसे कथाकार है, एक ऐसे उपन्यासकार है जो रिस्क लेने में भी नहीं घबराते। जो लोग बहुत जो उनकी बेबाकी का कायल है, जिस तरीके से वो कविताएं लिखते हैं, और जो गठजोड़ है सत्ता का और सत्ता का, उच्च वर्ग का, और इन सब का जो गठजोड़ है उसकी वो पोल खोलते हैं, कहानियों में भी खोलते हैं, कविताओं में तो उनकी बहुत पावरफुल कविताएं हैं, और उपन्यास में उन्होंने इस गठजोड़ को बहुत ही ज़्यादा तरीके से, लेकिन इसमें दो बातें हैं, उनके जो 2 चैप्टर हैं लास्ट में, तीसरा जो पार्ट है वो लगता है जैसे कि वो एक रो में सारी बातें कहते हैं, जैसे कि पूरा एक वो जैसे भविष्य, अतीत को देखते हुए भविष्य की तरफ जाते हैं। उसमें एक डर भी है, एक निराशा भी है, एक गुस्सा भी है, और एक लड़ने का जज्बा भी है। तो इस से लड़ने का मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि इस समय जब उपन्यास इतने ज़्यादा चर्चित हो रहे हैं, तरह-तरह के उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वंदना राघव हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी उपन्यास आया है, और गीताश्री का भी उपन्यास आया, और भी लोगों का उपन्यास आया, तो उसमें टेकचंद का भी उपन्यास आया, और 500 शौर्य गाथा, महार सैनिकों की शौर्य गाथाओं के ऊपर बात की गई। और मुझे लगता है कि इसका एक दृष्टिकोण जो है वो एक दलित लेखक के पास ही हो सकता है। वो जो दृष्टिकोण उन्होंने जो जाति को लेकर दृष्टिकोण दिखाया है, कि जाति, धर्म, वर्ण व्यवस्था को लेकर के, जो क्योंकि जो दलित साहित्य है उसका अपना एक वितान है, अपना एक उसका कथ्य है, उसके अपना एक सिद्धांत और अपना एक उद्देश्य है, तो वो उसको तमाम तरह के साहित्य से अलग करता है। और जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते चले जाते हैं कि उसमें सोशल जस्टिस की बात आती है, उसमें न्याय की बात आती है, उसमें लोकतंत्र की बात आती है, उसमें बराबरी की बात आती है। तो ये सारे मूल्यों का बीच बीच में जो जिक्र होता है, तो ये इसकी उपन्यास की जो है मुझे लगता है कि ताकत है, कि आज के समय एक ऐसे उपन्यास की रचना करना जिसके कारण बहुत सारे लोग जेल में बंद रहे हों। भीमा कोरेगांव का जब 2018 में 200वीं जयंती मनाई जा रही थी, तो बहुत सारे हमारे साथी जैसे आनंद तेल तुमड़े को जेल में बंद कर दिया गया था, और भी साथी बंद हुए थे। तो लेकिन इस समय उस समय ऐसे जो आज का जो समय है, जिसमें बोलना भी लोग अपर कास्ट का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। मैं तो कहूँगी उपन्यास में बजरंग जी ने उच्च जाति शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन टेकचंद पूरा खतरा उठाते हुए उस चीज को जिक्र कर रहे हैं, पूरा उसके एक नैरेटिव कथा कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस समय टेकचंद जो है वो बहुत इसके सराहनीय, मतलब मैं इनकी सराहना करनी चाहूँगी। बाकी जो बातें हैं वो तो है, लेकिन टेकचंद की जो खासियत है, चित्रमयी भाषा, और ऐसे बोलना जैसे कि वो आमने सामने डायलॉग कर रहे हों। तो उपन्यास में टेकचंद का व्यक्तित्व झलकता है, मैं ये कहूँगी। कुल मिला के मुझे पढ़ते हुए लगा कि ये टेकचंद का उपन्यास है। तो ये एक बड़ी खासियत है कि आप
अपना जब उपन्यास लिखते हैं तो आपका उसमें थिंकिंग आए, उसके विचार आए, आपके सिद्धांत आए और आपकी एक दृष्टि आए कि फ्यूचर क्या, अतीत क्या था, वर्तमान क्या और फ्यूचर क्या होगा और हमें कैसे प्रिपेयर करना है, हमें कैसे करना है। तो बहुत बहुत बधाई। और मैं ये कहूँगी कि ये उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यासों में एक अमूल्य धरोहर है। दलित साहित्य में तो एक मोहनदास नेमिष राय जी ने झलकारी बाई के ऊपर लिखा था ऐतिहासिक उपन्यास, तो उससे पहले आ चुके हैं, लेकिन ये उपन्यास लिखना अपने आप में एक जोखिम भरा, साहस भरा, एक हिम्मत भरा और एक ही और बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक उपन्यास जो कल्पनाशीलता, तथ्यों का, ऐतिहासिक काल, जो हम कहते हैं ना कि काल का जो विवरण है, काल क्या कहते हैं उसको, तो देश काल वातावरण, तो ये उन चीज़ों को लेकर के चला है। और मैं इसके साथ ही अपनी बात यहाँ समाप्त करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और साथियों, आज बहुत 4 उपन्यासों पे बहुत सार्थक चर्चा हुई और मुझे लगता है कि पूरे 2 घंटे आज हमारा सेशन चला है और 2 घंटे होने वाले हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले नीलम ने जो है बात की नटनी पर, रतन कुमार सामरिया जी के उपन्यास पर। फिर उसके बाद वेद प्रकाश जी ने बात की वासुदेव सुनानी जी के उपन्यास पर, जलती हुई बस्ती पर। फिर रजनी दिसोदिया ने बात रखी कैलाश वानखेड़े के उपन्यास पर। और अभी जो है मैं इस पर बात कर रही थी। और साथियों, ये एक दूसरा दिन था। कल जो है, कल हमारा बाबा साहब के विभिन्न व्यक्तित्व के पक्षों पर बात रहेगी। उनकी पत्रकारिता पर हमारे साथ जुड़ेंगी प्रिया गोस्वामी। उनके लीगल पक्ष पे बोलेंगे हमारे युवा साथी जो सचिन धिंगिया है। और हमारे बुद्धिज्म पे, उनका बौद्ध धर्म जब अपनाया था तो इस पर हमारी निपुणी विजया मैत्री बोलेंगी। बाबा साहब के आर्थिक दृष्टि दर्शन पर बोलेंगे जयप्रकाश फाकी। और जो उनका सामाजिक चिंतन था उस पर रामजी यादव बोलेंगे। तो कल हमारे साथ ये सब लोग जुड़े होंगे और कल हम उम्मीद करते हैं कि आज जितना रोचक रहा और आज बहुत ज़्यादा लोग जुड़े। मुझे लगता है आज काफ़ी सारे लोग आते रहे हमारे साथ। कैलाश वानखेड़े जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। वो अपने उपन्यास की समीक्षा रजनी से सुन रहे थे। वासुदेव सुनानी सुन रहे थे वेद जी का। और मैंने देखा रतन कुमार सामरिया जी भी जुड़े थे, वो भी नीलम जी का सुन रहे होंगे। और टेकचंद ने तो मुझे अभी धन्यवाद कह भी दिया, वो तो सुन ही रहे थे। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी बातचीत है कि हम अपने दलित साहित्य को, जो कि पहले नीलम ने भी कहा और रजनी ने भी कहा और वेद ने भी कहा कि बात रुकनी नहीं चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए। दलित साहित्य की बहुत सारी उपलब्धियां हैं और जैसे जैसे समय जा रहा है उपलब्धियां बढ़ रही हैं। तो हमें इनको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, हमको इनका रिकॉर्ड रखना चाहिए। और साथियों, मैं बताऊं, एक ब्लू टॉक मीडिया है, कल जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उस पर वो अपलोड कर दिया गया। अगर आप कल का सुनना चाहें तो हम उस पर, और आज हम इसको अपलोड कर देंगे। ये सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जब आप इसको देखना चाहें तो ब्लू टॉक मीडिया पर आप जा कर के सुन भी सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत मैं कैलाश जी का लगा देती हूँ और टेकचंद जी का भी लगा देती हूँ। और जो लक्ष्मण गायकवाड़ जी आए हैं, लक्ष्मण गायकवाड़ जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बहुत सारे हमारे लोग आए हैं। वेद जी बता रहे हैं कि सारी किताबें अमेजन पर उपलब्ध है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और ऋत्विक आए हैं, प्रियंका सोनकर आई हैं और बहुत सारे हमारे साथी आए हैं। जया कल हमारे साथ जुड़ी थी, सीमा कुमारी, वंदना, और हमारे साथ हीरा मीना, श्याम सिंह राय जी, बहुत ज़्यादा उनकी राइटिंग है। चंदा बहन जो हमारी एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और वहाँ से आती हैं वो। बहुत सारे साथी जुड़े। मुसाफिर बैठा जी जुड़े रहे लगातार, रमेश प्रजापति जुड़े। आज तो हमारे लगता है कि बहुत सारे साहित्यकारों ने आज बहुत सुना। डॉक्टर सुनीता थी, प्रभाकर पल्ल को जो कि सत्यवती में पढ़ाते हैं, वंदना राग लगातार जुड़ी रही हैं हमारे साथ। कल्पना सिंह, संध्या, फिर बहुत सारे साथी हैं। तो रक्षा गीता हमारे साथ जुड़ी रही और यशपाल जी जुड़े रहे, आनंद दास
सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप जुड़े और इस तरीके से आपने जो है वो इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बीच बीच में जो सवाल आए थे हम लोगों ने उसका ले भी लिया। वासुदेव सुनानी जी जो है वो सबको थैंक यू बोल रहे हैं। तो साथियों इसी के साथ हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। और आज जो हमारा लव का चिंता वो 100 पे पहुंच गया। आज लोगों ने इतना इमोजी लव के डाले कि 100 तक पहुंच गया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। मैं इसका एंड